तो सब कुछ संभव हो जाएगा। सब कुछ, कितना भी सिलेबस हो और कितना भी टफ सिलेबस हो। उसको कहते हैं विवेकानंदा सिस्टम। उसको विवेकानंदा सिस्टम इसलिए कहते हैं क्योंकि और दूसरा हम इसका नाम देंगे 5SQR सिस्टम। रीजन क्यों? क्योंकि इसमें 5S है, 5Q है और 5R है, इसलिए बोलते हैं इसको 5SQR। 5S, ये 5SQR में क्या है, इसको 3 सेगमेंट में लेते हैं और इस पूरे सिस्टम पे जब आप अपनी किसी भी बुक को डाल दोगे, किसी भी सिलेबस को डाल दोगे, कुछ भी डाल दोगे, तो सब कुछ याद हो जाएगा। क्योंकि इस प्रोसेस में AIR ब्रेन 3 चीजों पे काम करता है। A मतलब एसोसिएशन, I मतलब इमेजिनेशन, R मतलब रिडिकुलस थिंकिंग। तो 99% बच्चे 4 पहाड़, एक घर, झोपड़ी, एक एस शेप का रिवर, कुछ पंछी और घास बना के आपको दे देंगे। हमने इमेजिनेशन किल कर दी है जनरेशन की। हम लोग सोच ही नहीं रहे अलग। और जबकि इसी दुनिया में इलोन मस्क जैसे लोग भी हैं जो अपनी इमेजिनेशन से कहां जा रहे हैं। अच्छा, ब्रेन सेल से हमारी आईज की नर्व्स कनेक्टेड है पूरी। हमारा जो ह्यूमन ब्रेन है ना, जो चीज हम देखते हैं वो ज्यादा याद रखता है। रीजन इसका, जो बच्चा क्लास में ज्यादा सवाल पूछता था, जिसमें ज्यादा क्यूरियोसिटी होती थी, उसकी इतनी कंप्लेन करती थी, सर ये आपका बच्चा सवाल बहुत करता है, इतने क्वेश्चन करता है, परेशान कर देता है, हमको पढ़ाने नहीं देता, बहुत सवाल करता है। मतलब आप सवाल पूछे जाने पे आपको पनिश किया जा रहा हो। तो हमारे एजुकेशन सिस्टम में सिस्टम मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ कह लो, घोटाला कह लो, कि जहाँ पे एक स्टूडेंट सवाल करता है और उसको बार बार कि चुप बैठ जाए यहाँ पे। स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, कंपटीशन एग्जाम में सिलेबस पढ़ो पढ़ो पढ़ो। अरे पढ़ें कैसे? कुछ चीजें सेट करनी पड़ती, कोई नहीं बताता। मन कैसे सेट करें, ब्रेन को कैसे हाई एनर्जी लेवल पे लेके जाए, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड क्या काम करती है, ये ओरा क्या काम करता है, ये बायोलॉजिकल क्लॉक का क्या कॉन्सेप्ट है, सेंसेज कैसे यूज करें, तभी तो पढ़ पाएंगे। हमेशा टारगेट्स पे काम करता है। बस हमारी सबसे बड़ी गलती क्या है? आपने सबसे बुरा क्या सुना किसी और से अपने बारे में? तो वो व्यक्ति भी बैठे हैं वहाँ पे, वो बहुत उल्टा सीधा मेरे बारे में बोल रहे। तो अनपढ़ों का खानदान है और एक और अनपढ़ आ गया ये। तो मैंने अपनी माँ से एक वादा किया था कि माँ मैं पढ़ूंगा और मैं इतना पढ़ूंगा कि एक दिन ये दुनिया मुझे पढ़े। यदि आप सफल हैं, खुश हैं, कभी गिरे नहीं, या आपने कभी जमाने के ताने नहीं सुने, तो ये पॉडकास्ट आपके लिए नहीं है। लेकिन यदि आप कभी लाइफ में गिरे हो, कभी आपको चोट लगी हो, ठोकर लगी हो, या आपने समाज के तमाम दिए जाने वाले उपाधियों से सुसज्जित हुए हो, या कभी दूसरे बच्चे के साथ अपने आप को कम आंका हो, तो ये पॉडकास्ट आपके लिए है। ये पॉडकास्ट उन लोगों के लिए भी है जिन्होंने शायद जो वो हैं, समाज के दिए गए मान्यताओं के हिसाब से अपने आप को कम आंक कर, अपने आप को असफल बताकर अपनी जिंदगी उस हिसाब से जीनी छोड़ दी जैसा वो हैं, जैसा वो चाहते हैं। ये पॉडकास्ट उन लोगों के लिए भी है जिन लोगों ने समझौते किए। समझौता खुश रहने से, समझौता अपने परिवार के साथ वक्त बिताने से, समझौता सफलता से, और समझौता उन सभी चीज़ों से जो उनको एक अच्छा लाइफ अपने हिसाब से जीने से रोकती है, क्योंकि वो असफल मानते हैं, और वो भी दिए गए डेफिनेशन के हिसाब से। हमारे पास एक आज स्टूडियो में ऐसे शख्सियत मौजूद हैं, डॉक्टर हिम्मत भारद्वाज। आप सभी ने उनको कई सारे टीवी चैनलों पे, नए नए पॉडकास्ट पे, बहुत सारे शॉर्ट्स में आप तक किसी भी माध्यम से पहुंचे होंगे। एक बच्चा जो अपनी क्लास से निकलता है, हार्डली 33 नंबर स्कोर कर सकता है मैथमेटिक्स में, वहां से निकलकर 33 से ज़्यादा वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बनाना, नेशनल रिकॉर्ड्स बनाना, किताबें लिखना और पूरी दुनिया में छा जाना, ये असंभव काम दिखता है, लेकिन उसको संभव किया गया है अपनी काबिलियत से, अपनी मेहनत से। यानी कि जो सोचो वो हो सकता है। इस बात को संभव बनाने में, इस बात में यकीन लाने में डॉक्टर हिम्मत भारद्वाज जी का बहुत बड़ा योगदान रहा है। तो इसी सफलता और असफलता के बीच के दृश्य को देखेंगे, द इनविजिबल मिडिल को एक्सप्लोर करेंगे आप सभी के साथ। आप देख रहे हैं द इनविजिबल मिडिल पॉडकास्ट। मैं हूं आपका होस्ट आशुतोष, और स्वागत है आप सभी का इस पॉडकास्ट में। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच आशुतोष भाई, थैंक यू सो मच इतने खूबसूरत इंट्रोडक्शन के लिए। मैं बहुत खुश हूं आपको अपने सामने देखकर, क्योंकि दिख जाता है, वो कहते हैं ना, एक एस्पेक्ट ये है कि आप जब अपनी मेहनत को सफल होते हुए देखते हैं, वो एक दृश्य अलग होता है। तो शायद वो भी मुझे ये एक सफलता का भी वाइब इसलिए आ रहा है कि मैं आपको बहुत दिनों से चाह रहा था आपसे बात करना, और
आज से 8-10 साल पहले मैंने आपको टीवी पे देखा था, जैसा मैंने अभी आपको बताया कौटिल्य के साथ मैंने आपको देखा था। जी जी जी। उस समय भी आप अपने रिकॉर्ड्स और अपनी जो चीजें वहां पे प्रदर्शन करते हुए आप जवाब दे रहे थे, उस टाइम मैंने ज्यादा ध्यान आप पर नहीं गया, कौटिल्य पे ज्यादा ध्यान था। जी लेकिन आज मैं आपको आपके सामने देख रहा हूँ और कैमरा के पीछे हम लोग उसको रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ा दृश्य है। ये मेरे लिए भी बहुत बड़ी बात है ये। और उस समय भी ये जो बात है ये है 2013 की। हाँ जब मेरा और कौटिल्य का सबसे पहला टीवी चैनल पे प्रोग्राम था, खबरें अभी तक न्यूज़ चैनल पे, सर्च इंजन करके वो प्रोग्राम आया हाँ था। और वहाँ भी यही दिखाने का प्रयास किया गया था कि ये जो टेक्निक्स हैं, इन टेक्निक्स में इतना जादू है, ये टेक्निक्स इतनी ज़बरदस्त है कि मेरे जैसा बिलो एवरेज स्टूडेंट, एक होता है एवरेज, मैं तो एवरेज भी नहीं था, मैं तो बिलो एवरेज था, कि मेरे जैसा बिलो एवरेज स्टूडेंट वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बना गया। तो ये ताकत है हमारे वैदिक मैथ्स की, ये ताकत है हमारी मेमोरी की टेक्निक्स की। और ये टेक्निक्स कोई हमने नहीं बनाई, ये हमारे वैदिक काल की टेक्निक्स हैं, हमारे ऋषि मुनियों की टेक्निक्स हैं। और इन टेक्निक्स को कोई भी यूज करेगा तो कोई भी, मैं हर पॉडकास्ट में हर जगह कहता हूँ, कोई भी कौटिल्य या कोई भी हिम्मत भारद्वाज बन सकता है। मेरे 34 वर्ल्ड रिकॉर्ड्स हैं, ये सारे ब्रांड न्यू रिकॉर्ड्स नहीं है कि सारे के सारे नए हैं। मैंने कई सारे रिकॉर्ड्स रिपीट किए, मतलब एक रिकॉर्ड्स को कई बार ब्रेक किया है ना। तो अगर आप देखेंगे तो मेरे मेन जो रिकॉर्ड्स हैं वो 7-8 ही रिकॉर्ड्स हैं, लेकिन उन्हीं रिकॉर्ड्स को बार बार बीट किया गया। जैसे कि ये केमिस्ट्री की पीरियोडिक टेबल की बात करें तो ये रिकॉर्ड था। ये मेरे लिए इसलिए भी खास है क्योंकि मैंने केमिस्ट्री कभी नहीं पढ़ी थी, ये मेरा सब्जेक्ट नहीं था। बट मैं ये देखना चाहता था कि क्या मेमोरी की टेक्निक्स में इतनी ताकत है कि मैं एक ऐसा स्टूडेंट जिन्होंने केमिस्ट्री कभी भी नहीं पढ़ी, क्या इन टेक्निक्स की हेल्प से मैं केमिस्ट्री की जो सबसे टफ मानी जाती है पीरियोडिक टेबल, क्या मैं उसको याद कर सकता हूँ। और मैंने याद किया। तो याद करने से पहले मैं केमिस्ट्री के एक टीचर के पास में गया कि पहले मुझे एक बार समझा दो इस चीज को, है ना। अगर मुझे समझ में आ गई तो उसके बाद मेरे पास में टेक्निक है, मैं याद करूँ। तो मैंने पहले समझा, समझ में आने के बाद मैंने सिर्फ 2 दिन के अंदर उसको याद किया। और याद करने के बाद जो फर्स्ट नेशनल रिकॉर्ड था वो था 50 सेकेंड का, 50 सेकेंड का। तो मैंने प्रैक्टिस शुरू की। पहली जो मेरी टाइमिंग आई थी वो, जब मैं प्रैक्टिस कर रहा था तो मैं 4 मिनट्स में उस चीज को कर रहा था, 4 मिनट्स के अंदर। और ब्रूस ली कहते हैं ना कि किसी भी चीज पे परफेक्शन पाने के लिए एक चीज पे कम से कम आपको 10,000 बार प्रैक्टिस करनी है। राइट। उसी फॉर्मूले को मैंने अपने हर रिकॉर्ड पे अप्लाई किया। तो मैंने ये सोचा कि इस केमिस्ट्री की पीरियोडिक टेबल को अब मैं प्रैक्टिस करना शुरू करता हूँ। और मैं आपको बताऊं, मैंने इतनी प्रैक्टिस की, मैं दीवारों के सामने प्रैक्टिस करता था, मतलब ऐसी कोई जगह नहीं होती थी जहां मैं प्रैक्टिस नहीं करता था। मैं मेरे घर के पास में बिल्कुल बगल में मंदिर था, ठीक है, वहां आरती होती थी। तो आरती से पहले, क्योंकि माइक पे प्रैक्टिस करनी थी ना, आप मतलब मैं वो बेवकूफी वाले काम भी किए कि मुझे ये नहीं पता कि ये माइक की जो आवाज है मंदिर वाली, ये बाहर गूंज रही है ना। लेकिन मैं माइक पे प्रैक्टिस हो जाए, मैं वहां भी प्रैक्टिस आपने माइक पे पीरियोडिक टेबल प्रैक्टिस किया है? माइक पे पीरियोडिक टेबल प्रैक्टिस की, मंदिरों में प्रैक्टिस की, मतलब बहुत सारी। तो प्रैक्टिस करने के बाद मैंने उस रिकॉर्ड को ब्रेक किया और वो लगभग 48 सेकंड का आया। वहीं से एक आइडिया आया कि ये जो 50 सेकंड का रिकॉर्ड था, मैंने इसको 48 में कर दिया, तो कल को कोई और आएगा पागल, ये देखो रिकॉर्ड्स जो काम होते हैं ये पागलों के काम होते हैं, कोई और आएगा और इसको 48 में ब्रेक कर देगा। कुछ ना कुछ अब एक रिकॉर्ड की मैं प्रैक्टिस ऑलरेडी कर चुका हूँ, तो मुझे थोड़ी सी प्रैक्टिस और करनी है, थोड़ी सी प्रैक्टिस और करनी है। लेकिन ये मेरी गलतफहमी थी। गलतफहमी इसलिए थी कि जितनी प्रैक्टिस आप यहां तक ले आए, अब आपको एक एक सेकंड को कम करने में बड़ी प्रॉब्लम आने वाली है ना। प्रैक्टिस हाँ थोड़ी सी कम हो सकती है, लेकिन प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी। फिर मैंने उस पर प्रैक्टिस की, उसको ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद में पहले 42 पे आया, फिर 36 पे आया, फिर 26 पे आया। 26 के बाद में मतलब दिल ने, दिमाग ने, हर चीज ने बोला कि भाई बस अब बहुत हो चुका। 26 मतलब आप ये देखो, केमिस्ट्री की पीरियोडिक टेबल में 118 एलिमेंट्स होते हैं, 118 एलिमेंट्स होते हैं। एक सेकंड भी लगेगा तो कितना टाइम लगेगा? 118 सेकंड तो लगेंगे ना। 118 मतलब आप उसको 26 पे ले आए हो, यानी एक सेकंड में आप कितने एलिमेंट्स बोल रहे हो, ठीक है। तो मेरा ये था यार एक फाइनल ट्राई मारते हैं, मतलब इस पे इतनी जान लगा देते हैं कि बस उससे ज्यादा कुछ नहीं,
है ना। जैसे एक होता है अनबीटेबल रिकॉर्ड, हालांकि रिकॉर्ड बनते टूटने के लिए, जो ये भी है कभी ना कभी कोई ना कोई तो ब्रेक करेगा, तोड़ेगा रिकॉर्ड को, है ना। तो अब की बार जो मेहनत थी ना वो और जबरदस्त वाली थी, और मैं आपको बताऊं लास्ट वाला जो रिकॉर्ड था वो मैंने तोड़ा 21 सेकंड में। लेकिन 21 सेकंड में जो पेन था मुझे, जो पेन था जब आप उस चीज को रिकॉल करते, मतलब आपने अपनी पूरी एनर्जी को, आपने, एक होता है ना जैसे ब्रूसली का 1 इंच पंच होता है, कि मतलब वो उसको आपको लगता है कि वो 1 इंच से एक पंच कर रहा है, लेकिन उस पंच में वो अपनी पूरी ताकत ले आता है ना। तो मतलब मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे वो पेन हो रहा था जैसे फांसी नहीं लगती है किसी को, कि वो बस क्योंकि आपने सब कुछ, आपकी नसें फटने वाली थी तब वो मैंने उसको रिकॉल करके दिखाया था। अब उसमें ये भी है कि आप उसको सही रिकॉल करें, ये नहीं कि आप कुछ भी बोल रहे हैं, क्योंकि जब आप रिकॉर्ड बनाते हैं तो उनके पास में वो डिवाइसेस होते हैं, वो स्लो मोशन भी चेक कर लेते हैं, उनका काम ही ये है। तो फाइनल मैंने 21 सेकंड में वो किया, और अब फिर से उम्मीद जागी है अपनी रिकॉर्ड को बीट करने अपने की। उस रिकॉर्ड को। तो अब फैमिली फ्रेंड सब कुछ कि वो पूछते हैं कौन सी रिकॉर्ड को, अच्छा वो केमिस्ट्री नहीं, उसको नहीं टच करना, उसको नहीं टच करना, लेकिन टच करेंगे। तो ये सब कुछ क्या है भाई, ये है सबसे पहले टेक्निक्स है, और उसके बाद है प्रैक्टिस। कोई भी करेगा, कोई भी कर सकता है। और सबसे बड़ी बात ये है कि जब मेरे जैसा बच्चा कर सकता, जैसे आपने इंट्रोडक्शन में बताया 33 अंक आए थे, मैथ्स में पॉइंट पे पास हुआ था, ठीक है। और मेरे साथ तो ऐसा भी हुआ कि 12th क्लास में मेरे 2 साल खराब भी हुए थे, मतलब मेरे ऊपर फेलियर का टैग भी लगा था कि ये बच्चा तो फेलियर, मतलब 10th क्लास में 33 अंक आए लेकिन पास तो था बिल्कुल। और आगे आया तो 11th 12th में तो मेरे एग्जाम ही नहीं हुए, मेरे ऊपर फेलियर का टैग लगा दिया कि ये बच्चा लाइफ में कुछ नहीं कर सकता। तो एक ऐसा बच्चा जिसपे हर दिन शब्द भेदी बाण छोड़े जाते हैं, हर दिन, कभी कोई फ्रेंड में, कभी कोई रिलेशन में, हर कोई कुछ ना कुछ बोल ही रहा है, फैमिली उसके अगेंस्ट खड़ी है, उसके बावजूद अगर मैं ये चीजें कर सकता हूँ, तो जो बिल्कुल कंफर्टेबल लाइफ जी रहा है यार, वो तो कुछ भी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है अपने लिमिट्स को एक्सपैंड करना या अपने आप को चैलेंज देना, क्योंकि आपने बोला कि कोई भी कर सकता है, अगर मैं कर सकता हूँ तो कोई भी कर सकता है, लेकिन तब ये दिमाग में बात आती है कि इन सारे वर्ल्ड रिकॉर्ड्स की तैयारी कहीं ना कहीं आपके अंदर मन में शुरू हुई कि मुझे करना है। आपने वो मन बनाया, तभी आपने वो अचीव किया। वो मन बनाने के लिए आपको खुद को चैलेंज करना पड़ेगा, अपनी चुनौतियों से लड़ना पड़ेगा। तो वो कितना मुश्किल होता है वो दौर, क्योंकि ये तो हो गई सफलता के बाद की कहानी, लेकिन उससे पहले कितना मुश्किल हो जाता है इन सभी चीजों के बीच में रहते हुए, इन सभी से लड़ते हुए अपने आप को मनाना कि नहीं तुम कर सकते हो ऐसा। बिल्कुल, आपने बहुत खूबसूरत क्वेश्चन पूछा है भाई। देखो पता है क्या है कि वो जो समय था ना, जैसे अब तो हम पॉडकास्ट में आराम से प्यार से वो चीजें बता रहे हैं, लेकिन वो जब मैं रिकॉल कर रहा हूँ ना, तो वो वही रोंगटे अब भी खड़े हो रहे हैं कि मतलब वो कैसा दौर था। वो एक ऐसा दौर जब एक भी व्यक्ति आपके साथ नहीं है, आपकी फैमिली आपके साथ नहीं है, आपकी फैमिली भी आपके साथ नहीं खड़ी। क्यों? एक फेलियर के साथ में खड़ा कौन होगा? तब आपको, कोई भी अगर इस पॉडकास्ट को देख रहा है, जब कोई साथ ना खड़ा हो, तब आपको अपने साथ खुद खड़ा होना होगा। तब आपको उस सुप्रीम पावर को, जिनको भी आप कहते हैं भगवान मानते, खुदा मानते हैं, जिनको भी है, तो उस समय मैं अपने भगवान को याद करता था। मैं बहुत ज्यादा, मतलब भगवान की जो इम्पोर्टेंस है ना, मुझे उसी दौर में पता चली थी, जो आज भी जारी है, कि जब जब आप अकेले पड़ेंगे, जब जब दुनिया ताने मारेगी, ठीक है, तो भगवान याद आएंगे। तो दूसरा, मैंने अपना दोस्त बनना शुरू किया कि मैं अपना दोस्त बनूंगा, मैं अपना साथ दूंगा। और मैं हमेशा, जो था ना कि जो वो ताने थे वो गूंजते रहते थे, मतलब वही मेरे लिए सबसे बड़ा मोटिवेशन बना। आपने सबसे बुरा क्या सुना है किसी और से अपने बारे में? चाहे वो परिवार का हो, कोई दोस्त हो, कुछ ऐसी बात जो आपको, जिसने लगा हो कि नहीं यार अब मुझे जवाब देना है इसका। ऐसी बहुत सारी बातें हैं, ऐसी एक नहीं है, ऐसी बहुत सारी बातें हैं कि अगर कई बात होता है ना, टर्निंग पॉइंट एक बात बन जाए। मुझे तो कदम कदम पे मतलब ये चीजें सुननी पड़ती हैं, सुननी पड़ी हैं, ठीक है। मेरे परिवार में, मैं नाम नहीं ले सकता, मेरे परिवार में मैंने, जब मैं 12th क्लास में था तो मेरा सपना था कि मुझे सिविल सर्विसेज करनी है, मुझे आईएएस बनना है, ठीक है जी। तो तब तक वो फेलियर का टैग लगा नहीं था।
तो मैंने अपने फादर से कहा कि मैं ऐसे ऐसे बनना चाहता हूँ, जी। तो हर पिता बच्चे का साथ देता है, ठीक है। और जब तक फेलियर का टैग भी नहीं था, तो मेरे पापा ने बोला हाँ बेटा कर सकता है, इंसान ही तो करता है, ठीक है। लेकिन उसी फैमिली में आपके बिल्कुल ब्लड रिलेशन में एक बंदा कहता है, और फादर के सामने ही कहते हैं कि इसको कोई पीएन भी नहीं बनाएगा, इसको कोई पीएन भी नहीं बनाएगा। तो और उसी टाइम पे मतलब आपके फादर इमोशनल हो जाते हैं और आप कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। आप सुनते हो चीजें, तो वो बड़ी मतलब मुझे लगी और आज भी याद है एक वो बात कि जब आप फेलियर हैं, ठीक है, और आपके फादर आपके लिए एक डिसीजन ले रहे हैं कि मेरा बेटा कुछ करेगा, और अपना सब कुछ छोड़ के, गांव परिवार सब कुछ छोड़ के सिर्फ आपके लिए स्टैंड लेते हैं और गुड़गांव आ जाते हैं। हर कोई उनको क्या कह रहा है कि ये कुछ नहीं कर पाएगा, लेकिन एक व्यक्ति है जो आपके साथ खड़ा है कि कुछ कर लेगा। वो ये नहीं करे, बड़े सपने नहीं करे कि पता नहीं क्या कर देगा, लेकिन आप में एक उम्मीद देखता है। हाँ कुछ कर लेगा। और वो गुड़गांव में जाते हैं, और गुड़गांव में जाने के बाद में एक सिक्योरिटी गार्ड की जॉब ज्वाइन करते हैं, ठीक है। तो वो जो था ना, वो भी लाइफ का मतलब आज भी याद है कि एक इंसान ने अपना सब कुछ छोड़ दिया एक ऐसे बच्चे के लिए जिसपे फेलियर के टैग लगे हुए हैं। और ये तो वो टाइम था जब पता नहीं ये आगे चल के कोई वर्ल्ड रिकॉर्ड की तो कोई दूर दूर तक बात नहीं, पास होने को। वर्ल्ड रिकॉर्ड तो बहुत दूर की बात है। वर्ल्ड रिकॉर्ड तो बहुत मतलब कि ये अपनी लाइफ में कुछ कर भी पाएगा, छोटी से छोटी जॉब भी कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, क्योंकि मैं उस टाइम पे डिप्रेशन में जा चुका था। मैं उस टाइम पे बहुत ज्यादा नेगेटिव स्टेट ऑफ माइंड में जा चुका था। मैं लोगों से मैंने बोलना बात करना छोड़ दिया था, और ऐसी कंडीशन में एक पिता चलता है, नहीं तो उनके पास में ऑप्शन था नहीं पढ़ना मत पढ़ो, छोड़ दो अपना कुछ और काम करो। लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ मेरी लाइफ को बनाने के लिए एक डिसीजन लेते कि नहीं आपको चलना है। तो ये कुछ चीजें रही। एक और मैं बताता हूँ जी कि मैं जब जैसे मैं गांव में था, तो ये बात है 10th क्लास की। तो 10th क्लास में जो जिस सर्कल में मैं बैठता था, तो वो बहुत अच्छे पढ़े लिखे बच्चों का था नहीं, ठीक है। तो वो उनका बस एक ही टारगेट था कि पैसा कमाना है, और वो ये कहते थे कि पढ़ लिख के होगा क्या, अभी से पैसा कमाना शुरू कर देते हैं। तो उनके साथ में रहते रहते मेरी सोच भी ऐसी ही बन गई थी। तो मैंने अपने पेरेंट्स को बोला कि भाई मुझे पैसा कमाना, मुझे पढ़ना लिखना है नहीं। उस टाइम पेरेंट्स समझाते थे, लेकिन समझ में तो आती नहीं थी पेरेंट्स की बातें, ठीक है। तो उनसे लड़ झगड़ के मैंने पढ़ाई के साथ साथ जॉब ज्वाइन कर ली थी। पहले मैंने आरा मशीन पे काम करना शुरू किया। आरा मशीन जो लकड़ियों का काम होता है, तो पापा कहते थे कि पढ़ने के बाद में अच्छी जॉब मिल जाएगी, क्योंकि मैं ये कहता था जॉब करनी है, पढ़ने के बाद करनी है, पढ़ने से पहले करनी है, बात तो एक ही है, वही तो जॉब पापा करनी कहते है। बहुत फर्क है, बहुत फर्क है जॉब में, है ना। लेकिन मुझे समझ में नहीं आती थी। तो मैंने क्या किया कि गवर्नमेंट स्कूल में हम पढ़ रहे थे 10th क्लास में, तो स्कूल में जाए ना जाए कोई फर्क पड़ता नहीं था। तो मैंने अपनी जॉब शुरू की। पापा बोले करके देख ले। कुछ दिन मैंने आरा मशीन पे काम किया गर्मी में दोपहर में, तो समझ में आया कि ये काम तो नहीं हो सकता, बहुत मेहनत का काम है। तो उसके बाद मैंने पापा को बोला, माँ ये तो मेहनत का काम है। बोला अभी देखा क्या है। मैं देख काम छोड़ता हूँ, काम स्विच करता हूँ दूसरा। ठीक है। तो दूसरा मैंने न्यूज़पेपर होकर का काम शुरू किया, अखबार डालना, घर घर अखबार डालना। तो वो मेरे गांव से 5 किलोमीटर की दूरी पे कोसली, मेरा गांव सालावास है, तो कोसली में। तो मेरे पास में साइकिल होती थी, पापा की साइकिल होती थी। मैं उसको लेकर सुबह 3 बजे मुझे जाना होता था। 3 बजे जाके वो सारे के सारे पेपर कलेक्ट करके, जितने भी वहाँ शॉप वगैरह थी वहाँ सब डिस्ट्रीब्यूट करते थे। और फाइनली क्या होता था, वो उससे तो कम पैसे देते थे, लेकिन वो कमीशन तब देते थे आपको ज्यादा जब आप जैसे वहाँ रेलवे स्टेशन तक, है ना, कोसली का। तो बोले कि ट्रेन से आएंगी और वहाँ पे जितने भी पैसेंजर हैं उनको दोगे, और वहाँ से जो अगर सेल करोगे तो उसका आपको कमीशन मिलेगा। तो मैंने ये भी शुरू किया कि ठीक है, मैं घर घर भी न्यूज़पेपर डालूंगा, और उसके बाद में मैं वहाँ पे भी लगाऊँ। अब वहाँ पे समस्या एक थी कि बहुत सारे लोग जो है ना मेरे गाँव के होते थे, तो वो ट्रेन से उतरते थे। तो मैं क्या करता था, मैं इधर उधर छिप जाता था कि मुझे देख ना ले। तो एक दिन ऐसा हुआ कि एक व्यक्ति जो बिल्कुल पड़ोस का ही है वो उतरा, और मैं छिप तो गया, लेकिन उसने छिपते छिपते देख लिया है ना। और मुझे देखकर हंसने लगा, कोई बात नहीं। तो मुझे लगा कोई बात नहीं। अब मैं घर आया, तो वो व्यक्ति भी बैठे हैं वहां पे, और वो बहुत उल्टा सीधा मेरे बारे में बोल रहे हैं, ठीक है, कि आपका जो खानदान है अनपढ़ों का खानदान है, अनपढ़ों का खानदान है। क्योंकि मेरे पापा भी ज्यादा पढ़े लिखे नहीं। मेरे जो
और घर परिवार में वो भी बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, जॉब में सारे रहे, आर्मी में सारे, लेकिन ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं। तो अनपढ़ों का खानदान है और एक और अनपढ़ आ गया ये, ठीक है। तो ये बात सुनकर वही था, पापा इमोशनल हो रहे थे क्योंकि वो तो मुझे समझा रहे थे कि भाई पढ़ाई लिखाई कर ले, ये काम मत कर मत कर मत कर। मैं नहीं मान रहा था। वहां से मेरे दिमाग में जो आ गया था कि नहीं, लाइफ को चेंज करना है, ये चीजें दोबारा नहीं होनी चाहिए। तो मैंने अपनी माँ से एक वादा किया था कि माँ मैं पढ़ूंगा, और मैं इतना पढ़ूंगा कि एक दिन ये दुनिया मुझे पढ़ेगी। और भगवान की दया से अभी मैं ये नहीं कहता कि मैंने बहुत कुछ ऐसा कर दिया है, लेकिन मेरे कोर्सेज दिल्ली यूनिवर्सिटी में रामानुजन कॉलेज में चल रहे हैं, किताबें लिख रहे हैं, बहुत स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटीज़ में हम जा रहे हैं, सेमिनार्स कर रहे हैं, वेबिनार्स कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें। और एक मिशन, एक विजन बनाया हो कि हिंदुस्तान के हर बच्चे तक ये मेमोरी की टेक्निक्स, ये वैदिक मैथ्स, दो हमारे भारत की संस्कृति, जो हमारी धरोहर है, ये पहुंचानी है। ये मतलब इस पे हमारा कोई कॉपीराइट नहीं है। मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि इन सब्जेक्ट्स ने एक ऐसे बच्चे को बना दिया, तराश दिया। तो अगर ये चीजें हर उस बच्चे तक जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, अब देखो पूरे साल बच्चे तैयारी करते हैं, पूरे साल दिन रात मेहनत करते हैं, और उसके बाद जब वो एग्जाम होता है, प्रीलिम्स का एग्जाम होता है, तैयारी के बावजूद बहुत सारी चीजें याद नहीं आती। बिल्कुल ऐसा ही होता है। कई बार एग्जाम में हम लोग जब एक आंसर शीट भर रहे होते हैं, उस टाइम आप ब्लैंक होते हो, लेकिन टीचर आपको जब बोलता है बेटा टाइम्स अप, सर 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 1 मिनट दे दीजिए सर, अभी जस्ट याद आया है मुझे। कई बार होता है ये मेमोरी की इशू, छोटे से लेकर बड़े तक। ये हाँ, मेन बात क्या था कि स्कूल के एग्जाम में और कंपटीशन एग्जाम में बहुत फर्क होता है ना। तो स्कूल के एग्जाम में भी हमारे साथ होता तो यही था कि यार ये आता था, इस क्वेश्चन का आंसर आता था, उस टाइम याद नहीं आया, और जैसे एग्जामिनेशन हॉल से बाहर आते तब याद आ जाता है। और स्कूल के गेट से बाहर निकलते निकलते तो हमें सब याद आ जाता यार गलत हो गया यार, मतलब ये आंसर नहीं था यार, अब आया है ना। तो ऐसे यूपी उस केस में क्या हो रहा है कोटा में और मुखर्जी नगर में, कि जब बच्चा पूरी मेहनत करता है, और मेहनत करने के बाद जब एग्जाम देता, तो एग्जाम में बहुत सारा प्रेशर होता है, स्ट्रेस होता है, बहुत सारी चीजें होती है, तो उसके चलते चीजें कई बार याद नहीं आती। तो इतनी मेहनत के बाद जब रिजल्ट अच्छा नहीं आता, तो बहुत बार बच्चे नेगेटिव स्टेट ऑफ माइंड में चले जाते हैं, बहुत बार बच्चे डिप्रेशन में चले जाते हैं, और बहुत बार बच्चे अटेम्प्ट कर लेते हैं, जो हर दिन लगातार मुखर्जी नगर में, कोटा में पूरा क्यों करते, मेहनत की क्यों करते, दिन रात मेहनत करने के बाद भी जब उनको रिजल्ट नहीं मिलता। तो ये जो टेक्निक्स है ना, ये काम क्या करेंगी, ये सोने पे सुहागा का काम कर देंगे कि जब जितनी मेहनत उन्होंने की है, तो एग्जाम में वो चीजें उनको फटाफट रिकॉल हो जाएंगी। क्योंकि ह्यूमन ब्रेन भाई, ह्यूमन ब्रेन मतलब अद्भुत है, अद्भुत है। अगर ह्यूमन ब्रेन के बारे में छोटी सी भी एक बात मैं बताऊं, इसमें न्यूरॉन्स होते हैं जी, ठीक है। तो कई बार आपने देखा होगा ना, जैसे हम जनरली हमें बोला जाता है कि हमारी मेमोरी की कितनी क्षमता है, हाँ, है ना, कितनी पोटेंशियल है। तो बोला जाता है कि ये गिलास है, इस गिलास में जैसे पानी होता है ना, कि इससे लिमिट से ज्यादा डालोगे तो पानी क्या हो जाएगा, छलक जाएगा। तो हमारे ब्रेन में भी क्या होता है कि भाई इंफॉर्मेशन एक लिमिट तक ही आ सकती है, उसके बाद ज्यादा डालोगे तो आप भूल जाओगे। ऐसा कुछ भी नहीं होता। एक छोटे से न्यूरॉन को पकड़ते हैं, एक छोटे से न्यूरॉन की इतनी क्षमता होती है कि अगर उसके आगे 1 के आगे मैं 28 नोट्स लगा दूं, 28 जीरो, एक के आगे 28 जीरो 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 लगा दूं, इतनी इंफॉर्मेशन एक न्यूरॉन में आ सकती है। 1 के आगे 28 नोट्स। अब ब्रेन में कितने न्यूरॉन्स होते हैं पता है? कितने होते हैं सर? ओलपिन की टिप देखी आपने? हाँ, ओलपिन की टिप कितनी होती है? छोटी सी होती है, बहुत कम माइक्रोन्स में होगी। बिल्कुल उस पे 30,000 न्यूरॉन फिट बिठाए जा सकते हैं। 30,000 न्यूरॉन उस ओलपिन की टिप पे फिट बिठाए जा सकते हैं। ओह माय गॉड। तो ब्रेन में कितने, जितने आकाश में तारे हैं उतने ही ब्रेन में न्यूरॉन्स है। ब्रेन की कोई लिमिट नहीं है। बस हो क्या रहा है, इस सुपर कंप्यूटर को चलाना सीखना पड़ना। इस सुपर कंप्यूटर को चलाना हमें नहीं आता है। अगर जिस दिन आ गया तो मैं 1 घंटे में लगभग 60 मोबाइल नंबर याद कर देता हूँ, 600 डिजिट्स, ठीक है। उनको फॉरवर्ड भी कर देता हूँ, उनको रिवर्स भी कर देता हूँ। मैंने पाई की वैल्यू भी याद की, केमिस्ट्री की पीरियोडिक टेबल, बहुत सारी ऐसी चीजें याद की हैं। और ये कितनी देर तक याद रहती हैं?
ये अब एक बार हो गई याद तो फिर याद रहेगी। ये हमारे ऊपर है। ये हमारे ऊपर कैसे है कि ठीक है, मान लीजिए मुझे केमिस्ट्री की पीरियोडिक टेबल ही है, ठीक है, ये मैंने याद की, अब मुझे इसको याद रखना है, ठीक है, तो अभी एक बार तो मैंने टेक्निक से याद कर ली, लेकिन अगर मैं इसको हमेशा के लिए याद रखना चाहता हूं तो मुझे इसके साथ में एक प्रोसेस फॉलो करना होगा जिसको कहते हैं साइंटिफिक रिवीजन प्लान। ठीक है, रिवीजन तो इसका भी करना पड़ेगा, लेकिन इसका रिवीजन डेली रिवीजन करने की जरूरत नहीं है, इसका रिवीजन करना पड़ेगा एक अंतराल के बाद में। वो जो हम पॉडकास्ट के बाद में जब रिवीजन प्लान पे आएंगे तो मैं पूरा डिटेल में बताऊंगा कि कैसे रिवीजन करना है। तो ये है, तो ब्रेन की जो क्षमता है वो जबरदस्त है, जबरदस्त है। बस हमें ये नहीं पता कि इस सुपर कंप्यूटर को चलाने का तरीका क्या है, और तरीका ये है, अब समझेंगे ना, एक बार पूरा डिटेल में आप टेक्निक समझाइए कैसे अपने इस सुपर कंप्यूटर को एक्टिवेट करेंगे। देखिए, सुपर कंप्यूटर को एक्टिवेट करने के लिए 3 प्रिंसिपल हैं, ठीक है, और इन 3 प्रिंसिपल को अगर एक सिस्टम पे हम डाल देंगे जिसको कहते हैं विवेकानंदा सिस्टम, तो फिर तो आप ये मान के चलिए कैसी भी कोई बुक हो, कैसा भी कोई सिलेबस हो, किसी भी सब्जेक्ट का हो, कोई भी एग्जाम हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब वो मक्खन बन जाएगा। वो मक्खन बन जाएगा, लेकिन पहले इस सिस्टम पे प्रैक्टिस होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि मतलब एकदम से सुनते, देखो प्रैक्टिस एक बार कुछ टाइम के लिए इस पे प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, उसके बाद, ठीक है। तो ब्रेन के वो कौन से प्रिंसिपल्स है, ब्रेन के उस प्रिंसिपल को कहता हूं मैं, अगर एक वर्ड में बोलूं तो उसको बोलता हूं एयर, AIR, एयर, AIR। ब्रेन 3 चीजों पे काम करता है। A मतलब एसोसिएशन, I मतलब इमेजिनेशन, R मतलब रिडिकुलस थिंकिंग। ये ब्रेन की वो की है, ये ब्रेन के वो प्रिंसिपल्स है जिन पे हमारा ब्रेन काम करता है, जिनसे मैंने एक केमिस्ट्री की पीरियोडिक टेबल याद की, ये सारे के सारे रिकॉर्ड्स बना दिए और कोटिल्ले बन गए, ठीक है। ए का मतलब होता है एसोसिएशन। एसोसिएशन का मतलब क्या होता है, लिंकिंग, कनेक्शन, जोड़ना। अब जर्नली क्या होता है, जिन्होंने ऊपर तौर पे मेमोरी के टेक्निक्स वगैरह पढ़ी है ना, तो वो क्या कहते हैं, यार ये लिंक विंक बनाना, ये फनी लिंक बनाना, ये एसोसिएशन के बारे में मतलब एक दिन पूरा बोला जा सकता है, एक दिन पूरा। अब एक चीज देखिए, इस स्टूडियो में हम बैठे हैं, इस स्टूडियो में हर चीज आपस में एसोसिएटेड है, हर चीज। जैसे माइक है, माइक किससे कनेक्टेड है, कैमरा से, रिकॉर्डर से कनेक्टेड है, स्टैंड से होगा, स्टैंड फ्लोर से होगा, अच्छा ठीक है, फिजिकली कनेक्टेड है, फिजिकली मतलब हर चीज कनेक्टेड है, बिल्कुल कनेक्टेड, ठीक है। मैंने ये वॉच पहनी है, ये हैंड से है, हैंड बॉडी से है ना, तो हर चीज, मुझे इस पूरे स्टूडियो में एक भी ऐसी चीज दिखा दो जो हवा में, कोई भी एक सिंगल चीज दिखा दो, या मैं कुछ भी, कोई भी वर्ड भी बोलूंगा तो उसके भी एसोसिएशंस बनेंगे। जैसे कि मैंने एक चीज बोला, महात्मा गांधी, ठीक है, जैसे ही मैंने महात्मा गांधी बोला तो क्या याद आ रहा है, महात्मा गांधी की तस्वीर, महात्मा गांधी की तस्वीर भी आ रही है, और महात्मा गांधी की वो जो फाइल्स है वो सारी ओपन हो जाएंगी, महात्मा गांधी जी ने क्या क्या किया, कब कब किया, कैसे कैसे किया, है ना, उनके फेस से लेकर, उनके कलर से लेकर, उनके आंदोलन से लेकर, उनकी सारी चीजें हमें जहां तक हमें पता है वो सब कुछ याद, मतलब कि एक सिंगल वर्ड नहीं है, एसोसिएट कर लिया पूरा, सिंगल एक भी वर्ड जहां एसोसिएशन ना हो, ठीक है। जब ब्रेन भी कुछ याद करता है, आपने देखा होगा, हम कुछ भी याद करते हैं, हम कैसे याद करते हैं, हम उस चीज को बार बार रिपीट करते, बार बार रिपीट करते, रिवाइज करते, रिपीट करते, रिवाइज करते, 2 3 4 5 बार रिपीट करने के बाद हम क्या कहते हैं, अब याद हो गया। वो पहली बार में क्यों याद नहीं हुआ, वो पहली बार में इसलिए याद नहीं हुआ क्योंकि जैसे ही आप उसको समझना और रिपीट करना शुरू कर देते हो तो ब्रेन क्या करता है, अंदर ही अंदर उससे रिलेटेड फाइल्स को ढूंढना शुरू कर देता है, उससे रिलेटेड जो आपने अभी पढ़ा है, जो, हाँ, या तो आपने अभी पढ़ा है या जो आपने कभी पहले पढ़ा होगा उससे रिलेटेड अगर पढ़ा होगा, और जैसे ही ब्रेन को फाइल मिल जाती किसी भी न्यूरॉन्स में जाके, तो ब्रेन उसको आपस में लिंक कर देता है और आप कहते हैं याद हो गया। अरे वाह। पर वो क्या होता है, वो इनडायरेक्ट होता है, वो ब्रेन अपने आप कर रहा है, आपको नहीं पता, आप तो बस बार बार रिपीट कर रहे हो। लेकिन अगर यही कॉन्शियस एसोसिएशन हम बना के देने लग जाए कि ठीक है ये मैंने चैप्टर समझ लिया, अब मैं कॉन्शियस, ब्रेन का काम नहीं है एसोसिएट, मतलब हम उसको खुद एसोसिएशन बना के दे रहे हैं, आप प्रोग्राम कर रहे हो उसको, हाँ, तो नेचुरल हो जाएगा ना हमारे लिए, वो तो तुरंत एक्सेप्ट हो जाएगा, तुरंत याद हो जाएगा।
ठीक है, तो ये है एसोसिएशन, कि ब्रेन एसोसिएशन पे काम करता है। किसी भी सब्जेक्ट को याद करना है, उसको आपस में एक चीज को दूसरी चीज से कनेक्ट करना शुरू करना। दुनिया की हर इन्वेंशन इमेजिनेशन की देन है। कभी तो सोचा होगा किसी कभी तो, ने है कि ना? उड़ा जा सकता है। और अल्बर्ट आइंस्टीन कहते हैं इमेजिनेशन इज मोर इंपॉर्टेंट देन नॉलेज। ठीक है, मतलब जिस चीज की वजह से ब्रेन जाना जाता है, हम उस चीज को कभी यूज ही नहीं करते। हम अपनी पढ़ाई में, हम अपने किताबों में कभी यूज करते हैं इमेजिनेशन का? नहीं कर रहे हैं। कभी यूज नहीं कर रहे हैं। और सर हमारे एजुकेशन में, माफी चाहूंगा आपको रोक रहा हूँ, लेकिन इमेजिन, अभी जावेद अख्तर साहब ने एक लाइन कही थी कि भारत में आप किसी भी स्कूल में चले जाइए, किसी कॉलेज में चले जाइए, और बच्चे को एक कैनवस दे दीजिए और पेंटिंग ब्रश दे दीजिए, उसको बोलिए जो आ रहा है दिमाग में बनाए, तो 99% बच्चे 4 पहाड़, एक घर, झोपड़ी, एक एस शेप का रिवर, कुछ पंछी और घास बना के आपको दे देंगे। हमने इमेजिनेशन किल कर दी है जनरेशन की। हम लोग सोच ही नहीं रहे हैं अलग। और जबकि इसी दुनिया में इलोन मस्क जैसे लोग भी हैं जो अपनी इमेजिनेशन से कहां कहां जा रहे हैं। किसी ने सोचा नहीं था कि रॉकेट लॉन्चर को दोबारा से आप कैच कर सकते हो, पकड़ सकते हो। किसका गेम है? इमेजिनेशन का। इमेजिनेशन का गेम, है ना? तो जहां पे इमेजिनेशन यूज हो रही है, वहां पे कोई इलोन मस्क बन रहा है, कोई अल्बर्ट आइंस्टीन बन रहा है, कोई डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम बन रहा है, जहां इमेजिनेशन यूज हो रही है। और जहां यूज नहीं हो रही, वहां पे सिलेबस भी याद नहीं हो रहा। वहां पे हम अपने आप को बेचारा महसूस करते हैं, मजबूर महसूस करते हैं कि हमारे पास कोई पावर ही नहीं है। तो ये है इमेजिनेशन की पावर, ब्रेन की सेकंड पावर। ब्रेन की जो थर्ड पावर है वो है रेडिकुलस थिंकिंग। रेडिकुलस थिंकिंग का मतलब है कि ब्रेन उसी चीज को याद करेगा जिसमें इंटरेस्ट बनेगा। अच्छा, इंटरेस्ट बनेगा। और इंटरेस्ट किस चीज में बनेगा? जो थोड़ा सा फनी चीजें होती हैं, थोड़ा सा, अब जैसे कपिल शर्मा का शो है ना, तो मजा आता है, या कार्टून्स देखने में मजा आता है। तो जहां भी कुछ चीजें थोड़ी सी रिडिकुलस फनी टाइप की चीजें हो रही है ना, तो इसलिए ब्रेन का थर्ड प्रिंसिपल क्या कहता है कि चीजों को ना थोड़ा सा रिडिकुलस बना दो, थोड़ा सा फनी बना दो। या तो उसको फनी बनाओ, या उसमें एक्सट्रीम इमोशन डालो। एक्सट्रीम इमोशन डालो, या तो हंसो या तो रो, कुछ इमोशंस डालो। तो 3 चीजें, ठीक है, एसोसिएशन, इमेजिनेशन और रिडिकुलस थिंकिंग। अब ये तीनों चीजें बड़ी खूबसूरती से यूज की जाती है मूवी के अंदर, फिल्म के अंदर। आप देखो कैसे। आप किसी मूवी को देखने जाते हो, ठीक है, क्या पेन पेपर लेके जाते हो? कभी नहीं। कभी नहीं लेके गए। 3 घंटे की मूवी होती है, क्या आपने उसको याद किया? नहीं, आपने सिर्फ उसको देखा। और आप थिएटर से बाहर आ गए। अगर उस पर आपका एक एग्जाम लिया जाए, आपका एग्जाम, आपसे क्वेश्चन आंसर किए जाएं, तो क्या आप नहीं बता पाओ कौन हीरो था, कौन हीरोइन थी, क्या सीन था, क्या कहानी थी? ये तो वाकई सोचने वाली बात है, कभी हमने इस तरीके से नहीं सोचा। 3 घंटे की मूवी आपको पूरी याद है? और सालों तक याद रहती है बिना रिवीजन के। कभी हमने मूवी देखी थी DDLJ, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, या शोले, या बहुत सारी, गदर, बॉर्डर, क्या आज तक हमें याद नहीं है? क्यों? क्योंकि उस मूवी में 3 चीजें थी। उस मूवी में था एसोसिएशन, उस मूवी में था इमेजिनेशन, और उस मूवी में था रिडिकुलस थिंकिंग। हमने 10 दिन पहले क्या पढ़ा वो आज भी याद नहीं है। क्यों? क्या मिसिंग है? ना वहाँ एसोसिएशन है, ना वहाँ इमेजिनेशन है, ना वहाँ रिडिकुलस थिंकिंग है। ठीक है जी। तो वहाँ एसोसिएशन कैसे था? एक सीन दूसरे सीन से कनेक्ट था। ठीक है, आप देख रहे हो, पूरी की पूरी कहानी होती है। कहानी क्या होती है? एक सीन दूसरे से, दूसरा सीन तीसरे से, आपस में सब पूरा का पूरा। एक सीन याद आएगा तो दूसरा याद आ जाएगा, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा, याद आता चला जाता, सब याद आ जाएगा। दूसरा, उसको आपने देखा। हमारा जो ह्यूमन ब्रेन है ना, जो चीज हम देखते हैं वो ज्यादा याद रखता है। रीजन इसका, जो कोशिकाएं होती हैं, वो जो आई की कोशिकाएं होती हैं, वो ब्रेन से डायरेक्ट कनेक्ट होती हैं। अच्छा, ब्रेन सेल से हमारी आईज की नर्व्स कनेक्टेड है पूरी? हाँ, डायरेक्टली। हम सुना हुआ भूल सकते हैं, हम पढ़ा हुआ भूल सकते हैं, हम लिखा हुआ भूल सकते हैं, लेकिन जो हम देखते हैं, एक छोटा सा एग्जांपल और भी देता हूँ इसका। आप किसी से मिले, ठीक है, मार्केट में मिले या किसी पार्क में मिले, आपने उसका नाम भी पूछा, ठीक है, और सारी चीजें। कुछ टाइम के बाद में, 2-3 महीने के बाद आप फिर मिलते हैं उनको, तो आपने कहा यार आपसे मिला हुआ, कहीं देखा है आपको, आप देखा है, पर यार नाम क्या बताया था आपने, नाम क्या बताया था? आप सोच रहे, मतलब एम्बैरस है, आप पूछ भी नहीं पा रहे, है ना, लेकिन अंदर ही अंदर सोच रहे हो। ठीक है, मेरा क्वेश्चन ये है, चेहरा क्यों याद है
और नाम क्यों भूल गए? चेहरा देखा था, नाम सुना था। ब्रेन वही याद रखता है जो ब्रेन देखता है। तो मूवी आप देखते हैं, मूवी दिखती है इसलिए वो याद रहती है। तीसरी चीज, उसमें वो रिडिकुलस थिंकिंग, उसमें कुछ फनी फनी चीजें भी होती हैं, कुछ एक्सट्रीम इमोशंस होते हैं और बहुत। एक्सट्रीम मूवी देखकर आप रोते भी हैं। मतलब अपने आप से इतना कनेक्ट कर देते हैं कि आप मूवी देख के रोने भी लग जाते हैं। ठीक है, कभी आप हंसते भी हैं, कभी आपको गुस्सा भी आ रहा है। तो वो इमोशंस है, वो 3 चीजें हैं वहां। इसलिए जहां जहां ये 3 चीजें डाली जाती हैं वहां याद करना नहीं पड़ता, वहां रिवीजन करना नहीं पड़ता, ब्रेन अपने आप उस चीज को याद कर लेता। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक छोटा सा अब एग्जाम्पल ले लेते हैं। देखिए मान लो हम लेते हैं कुछ इंग्लिश के वर्ड मीनिंग्स ले लेते हैं, या एक दो जीके के एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल एक कंट्री, कौटिल्य का मैं बताता हूँ कौटिल्य ने कैसे याद किया, या मैंने केमिस्ट्री की पीरियोडिक टेबल कैसे याद की। ठीक है, एक कंट्री है बुल्गारिया। ठीक है, एक एग्जांपल से समझ जाओगे, जिसकी कैपिटल है सोफिया। ओके, कंट्री है बुल्गारिया, कैपिटल है सोफिया। ठीक है, तो ऐसी अगर हम 8-10 कंट्री ले लें तो आप क्या करोगे, कैसे याद करोगे? पहले मुझे ये बताओ। एसोसिएट करूंगा उसको किसी, ये तो मैंने बताया आपको। अच्छा, मैं तो बार बार पढ़ूंगा उसे, लिख के याद करना चाहूंगा या बार बार बोल के याद करना चाहूंगा। ना उसमें एसोसिएशन है, ना उसमें इमेजिनेशन, ना उसमें रिडिकुलस थिंकिंग। बार बार उसको पढ़ेंगे, रिपीट करेंगे, रिवाइज करेंगे, और वही है, ब्रेन अपना काम करना शुरू कर देगा। अब यहाँ पे इस कंट्री और कैपिटल में कैसे डाल सकते हैं इस चीज को? देखो, सबसे पहले आपने देखा कि ये जो दोनों कंट्री और जो कैपिटल है, ठीक है, ये दोनों पिक्चरलेस है। हम कभी बुल्गारिया गए नहीं, बुल्गारिया नहीं गए, हमारी कोई इमेजिनेशन ना हम कभी सोफिया गए, तो हम अपनी इमेजिनेशन में क्या इमेजिन करें? तो यहाँ पे एक और मेथड है मेमोरी का, जिसको कहते हैं पीएमएस मेथड। पीएमएस, इसका मतलब है पर्सनल मीनिंग सिस्टम। पर्सनल मीनिंग मतलब आपको अपना पर्सनल मीनिंग बनाना उसमें से। वो मेरा पर्सनल अलग हो सकता है, वो आपका अलग हो सकता है, किसी और का अलग हो सकता है। ठीक है, पीएमएस ये कहता है दुनिया के हर पिक्चरलेस वर्ड में एक नहीं कई सारी इमेज छुपी हुई है वर्ड में। ओके, उसमें से कैसे वो इमेज निकलेगी? जब आप उसको बड़े ध्यान से बोलोगे। जब आप उसको ध्यान से बोलोगे तो सुनोगे भी, और सुनोगे तो उसमें से कोई ना कोई इमेज निकाल लोगे। तो पीएमएस का मतलब, और वो मेरी इमेज अलग होगी, आपकी इमेज अलग होगी। कैसे? जैसे यही था बुल्गारिया, अब इसको ध्यान से बोलो, बुल्गारिया, तो इससे रिलेटेड एक इमेज जरूर बनेगी। मेरी इमेज हो सकती है बुल्गारिया बुल गिर गया, बुल्गारिया बुल गिर गया, इमेज बन गई। इससे रिलेटेड सोफिया, सोफिया, तो सोफिया में नहीं गया, लेकिन सोफिया से रिलेटेड सोफा मुझे याद आ गया। तो पीएमएस ने क्या किया? पीएमएस बोलता है कि जो भी ऐसा वर्ड आए, दुनिया का कोई भी ऐसा वर्ड आ जाए जो पिक्चर लेस हो, तो उसको पिक्चरफुल बनाया जा सकता है पीएमएस के थ्रू। जैसे बुल्गारिया और सोफिया को बना दिया। ऐसे ही मान लो कोई भी, जैसे है इंग्लिश का एक कुछ वर्ड्स हैं, जैसे एक्रोफोबिया, कुछ फोबियाज होते हैं। ठीक है, एक्रोफोबिया, पहले हम उसको पिक्चरलेस को पिक्चरफुल बनाना सीख लेते हैं। एक्रोफोबिया है, या लिम्नोफोबिया है, या ओटोफोबिया है। ठीक है, ये 3 फोबिया हैं। अब इसमें एक पार्ट कॉमन है। क्या कॉमन है? फोबिया, फोबिया कॉमन, लेकिन एक पार्ट अनकॉमन है। तो जो अनकॉमन है उसको हमें पिक्चरफुल बनाना है। ठीक है, ठीक है। अब जैसे एक्रोफोबिया, तो एक्रो, एक्रो, एक्रो कौवा। लिम्नोफोबिया, लिम्नो, लिम्नो लेमन। ओटोफोबिया क्या बन जाएगा? ऑटो, ऑटो। तो ये पीएमएस की खूबसूरती है कि वो किसी, आप कुछ भी वर्ड दे दो, कुछ भी वर्ड दे दो, बन जाएगा। ये जो जैसे एलिमेंट्स थे, हाइड्रोजन, अब हाइड्रोजन से क्या बनेगा? वो हाइड्रोजन का बैलून बन सकता है। हीलियम, हेलन बन सकता है। लिथियम, लीची बन सकता है। मतलब हर पिक्चर, जैसे ये एक एक्सक्यूज होता है ना कि यार सिलेबस सारा तो पिक्चरलेस होता है, उसको पिक्चरफुल कैसे बनाए? पीएमएस के थ्रू। ओके,
यही तो आता ना कि पिक्चरफुल बनाए कैसे, पीएमएस के थ्रू बनेगा। ये तो सर एक एलिमेंट की बात होगी, जैसे आपने पीरियोडिक टेबल याद किया, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, लेकिन अब इसको आपस में इंटरलिंक भी तो करना हो ना, क्योंकि जैसे आपने बोरोन बोला, बोरोन के बाद क्या है मुझे वो तो याद आना चाहिए। बोरोन मुझे याद है, मुझे हीलियम भी याद है, मुझे ज़ेनन भी याद है, लेकिन कब आएगा, इसके बाद क्या आएगा वो। अभी हम एक स्टेप कर रहे थे। ये स्टेप क्या कर रहे थे कि हम पिक्चर लेस को पिक्चरफुल बनाना सिर्फ पहले हमने कवर किया कि AIR क्या होता है जी, ठीक है। उसके बाद हमें देखना था कि कोई एग्जांपल लेके हमें वो चीजें समझाई जाए कि हम कैसे इस चीज को AIR को यूज कर सकते हैं। तो उसमें क्या टेक्निक, सबसे पहले हमने पीएमएस सीखना पड़ेगा, क्योंकि हम कोई भी एग्जांपल लेंगे तो वो वर्ड्स कैसे आएंगे, पीएमएस से आएंगे, पिक्चरलेस ही आएंगे। हाँ, तो पिक्चरलेस के लिए हमें पीएमएस यूज करना पड़ेगा। अब जैसे बुल्गारिया को हमने पीएमएस से क्या किया, बुल्गारिया और उसका सोफिया, अब दोनों की इमेज बन गई ठीक है। अब हमें एयर को यूज करना है, AIR को क्या करना है, इन दोनों को आपस में लिंक करना है। और लिंक कैसे करना है, रेडिकुलस वे में लिंक करना है और अपनी इमेजिनेशन में उसको देखना है। बुल गिर गया सोफे पे, सिर्फ इतना देखना है और उसको अपने आप से कनेक्ट ऐसे करेंगे। एक छोटी सी कहानी बना के, है ना, बड़ी अपने से रिलेटेड बनाइए आप कहानी कि आप घर गए, घर गए, घर का दरवाजा खोला, आपने देखा यार ये क्या हो रहा है, एक बुल गिरा हुआ मेरे घर में और वो भी सोफे के ऊपर। आप सोचो सच में ऐसा हो तो मतलब आप हंगामा नहीं कर दोगे, ऐसा कैसे हो सकता है। हाँ बिल्कुल हो सकता है, ऐसे कैसे हो गया, है ना। तो वो जो फीलिंग आनी चाहिए ना, वो फीलिंग बनती है परमानेंट मेमोरी। अब जैसे कि कुछ इंग्लिश के वर्ड मीनिंग्स पे हम एयर टेक्निक को यूज करते हैं, AIR को। जैसे इंग्लिश के कुछ वर्ड मीनिंग यही ले लेते, ये जो फोबिया थे, एक्रोफोबिया, लिम्नोफोबिया, क्योंकि इनकी इमेज हमने बना दी, एक्रोफोबिया, लिम्नोफोबिया और ओटोफोबिया। एक्रोफोबिया का मतलब होता है फियर ऑफ हाइट, एक्रोफोबिया का मतलब फियर ऑफ हाइट। लिम्नोफोबिया का मतलब होता है फियर ऑफ लेक, फियर ऑफ लेक ओके। और ये जो ओटोफोबिया होता है, इसका मतलब होता है फियर ऑफ लोनलीनेस, अकेलेपन से डर। ओके, अब ये तीनों इंग्लिश के वर्ड मीनिंग याद करते हैं एयर टेक्निक्स, ठीक है ठीक है। अब पीएमएस से हमने क्या किया, पीएमएस से हमने इनकी इमेज बना ली, हमने क्रो की इमेज बना ली, लिम्नो से हमने लेमन की इमेज बना ली और ओटोफोबिया से ओटो की इमेज बना ली। अब इमेज बनाने के बाद हमारी काम करेगी एयर टेक्निक, AIR, एसोसिएशन, इमेजिनेशन और रेडिकुलस थिंकिंग। हमें क्या करना पड़ेगा, हमें वर्ड को मीनिंग के साथ में लिंक करना पड़ेगा एक रेडिकुलस वे में और अपनी इमेजिनेशन उसको देखना पड़ेगा, बस। जैसे एक्रोफोबिया, ठीक है, इसका मीनिंग क्या था, फियर ऑफ हाइट। तो सिर्फ इतना इमेजिन करना है, एक क्रो है, बहुत बड़ा क्रो है, ठीक है। तो आप वॉक कर रहे थे, तो जब आप वॉक कर रहे थे तो बड़ा सा क्रो आया और वो आपको धीरे 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 शोल्डर से उठाया और आपको हाइट पे लेके जा रहा है। और जैसे जैसे आपको हाइट पे लेके जा रहा है, आप फियर ऑफ हाइट, आपको हाइट से डर लग रहा है, बस। अब नेक्स्ट वर्ड पे आता है लिम्नोफोबिया। तो लेमन था, इसका मतलब क्या था, फियर ऑफ लेक। आप एक लेक पे बैठे हैं, आउटिंग के लिए गए थे, लेक पे बैठे हैं, मस्त बैठे हैं, तभी आपने आवाज सुनी, बचाओ 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 बचाओ, बचाओ बचाओ। आप देख रहे कौन 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 चिल्ला रहा है बचाओ बचाओ। सामने देखा एक लेमन है, बहुत बड़ा लेमन है, वो लेक में डूब रहा है, अगर मुझे डर लग रहा है, फियर ऑफ लेक, मुझे बचा लो, ठीक है ठीक है। ऐसी ओटोफोबिया, ऑटो रिक्शा, फियर ऑफ लोनलीनेस, अकेलेपन से डर। आप ऑटो में बैठे तो थे घर पे जाने के लिए, रात का टाइम था, घर पे जाना था आपको, और आपकी लग गई नींद थोड़ा सा, आप तभी आपने देखा यार ये तो घर का रास्ता नहीं है, ये कहाँ लेके गया मुझे, और वो आपको अकेले में सुनसान जगह पे छोड़ देता है। अब आपको अकेलेपन से डर लग रहा है, यार मैं तो फंस गया। ऐसे ये तो तीनों मीनिंग्स याद हो गए बिल्कुल। अब देखो, अब जैसे ही मैं आपसे पूछूंगा एक्रोफोबिया, एक्रो क्या याद आएगा, लिम्नोफोबिया, फियर ऑफ लेक, और ओटोफोबिया, फियर ऑफ लोनलीनेस। तो डेली अगर हम 15, 20, 25 ऐसे इंग्लिश के वर्ड मीनिंग याद कर दें तो हम पूरी की पूरी डिक्शनरी भी याद कर सकते हैं। सर ये तो बहुत अमेजिंग है, मतलब सच में याद हो गया। मैंने जो बताया ना, जो कोटिल्ले हैं, उसने उसको खेल खेल में वो चीजें, क्योंकि उस टाइम जब वो याद कर रहा था, उस टाइम उसकी एज थी 5 साल। आज कोटिल्ले बड़ा है, लेकिन जब मेरे से मुलाकात थी, वो उस टाइम पे 5 साल का बच्चा था। 5 साल के बच्चे को इतनी समझ नहीं होती, उनको टेक्निक से याद कराया जाता है, ठीक है।
हालांकि वो बच्चा अच्छा है, वो बच्चा उसमें क्रियोसिटी थी बहुत ज्यादा, जिज्ञासा थी, और जनरली बच्चों में जिज्ञासा होती, किस बच्चे में नहीं होती। हाँ, उसमें प्लस पॉइंट उनके फादर का भी था कि जैसे बच्चे की क्रियोसिटी थी तो फादर भी अच्छे थे, दादा भी अच्छे थे, वो क्रियोसिटी को दूर करते थे। और हमारे जैसे बच्चे क्या करते, पापा मतलब कोई भी क्वेश्चन पूछ लिया, हम अगर हमें आंसर नहीं पता कल बताएंगे, परसों बताएंगे, वो इस तरीके एक से। जनरली सर एक चीज हम देखते हैं, कई आपने जिज्ञासा कहा, क्यूरोसिटी बच्चों में होती है, बहुत बच्चों में बहुत क्यूरोसिटी होती है। और आजकल आप खुद भी स्कूल चलाते हैं और पेरेंट भी हैं, और आजकल हमने भी अपने समय में देखा, जब मैं स्कूल में था, तो जो बच्चा क्लास में ज्यादा सवाल पूछता था, जिसमें ज्यादा क्यूरोसिटी होती थी, उसकी इतनी कंप्लेन करती थी, सर ये आपका बच्चा सवाल बहुत करता है, इतने इतने क्वेश्चन करता है, परेशान कर देता है हमको, पढ़ाने नहीं देता, बहुत सवाल करता है। मतलब आप सवाल पूछे जाने पे आपको पनिश किया जा रहा हो, तो मुझे ऐसा लगता है कि वहां बच्चों की क्यूरियोसिटी को खत्म ये करना सारा का शुरू सारा कर भाई देते है ना, हमारे एजुकेशन सिस्टम में ही सिस्टम, मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ कह लो, घोटाला कह लो, कि जहाँ पे एक स्टूडेंट सवाल करता है और उसको बार बार कि चुप बैठ जाए यहाँ पे। हैं। सर आपने वैदिक मैथ्स की बात की, हमारे अगर हम हिंदू सभ्यता की अगर बात करें, पीछे जाएं, तो जिज्ञासा इतनी बड़ी चीज है, जिज्ञासा का सम्मान इतना ज्यादा किया कि नचिकेता के सामने में यमराज को आकर जवाब देना पड़ा कि ये मृत्यु के बाद होता क्या है। तो जिज्ञासा का सम्मान तो हम वहां से देखते हैं कि कितनी बड़ी चीज है जिज्ञासा होना। जिज्ञा देखिए, जिज्ञासा के बिना कुछ है ही नहीं, क्रियोसिटी के बिना। आप ये देखिए, मैं अपनी अगर लाइफ का एग्जांपल लूं, जब वो फेलियर का टैग लगा हुआ था, तो हमेशा मेरे दिमाग में एक चीज थी कि यार कैसे कैसे मैं अपने फेलियर के टैग को हटाऊं, मैं ऐसा क्या करूं, क्योंकि मुझे ये तो था कि मुझे पढ़ना है, लेकिन समस्या ये थी कि मेरी मेमोरी उस टाइम पे अच्छी थी नहीं, मतलब क्योंकि टेक्निक्स तो थी नहीं, कुछ नहीं और ना पता ही था। मेरा मैथ अच्छा था, तो मेरे मन में ये रहता था कि मैंने ये कमिटमेंट तो कर लिया कि मुझे पढ़ना है और कंपटीशन एग्जाम को फाइट करना, मुझे आगे बढ़ना है, लेकिन आगे पढ़ूं कैसे, क्योंकि ये हमेशा मेरी दो प्रॉब्लम तो आज भी ऐसे की ऐसी खड़ी हैं। ठीक है, तो ये जिज्ञासा थी मेरे मन में कि यार क्या करूं क्या करूं क्या करूं। तो लगातार मैं ना गुड़गांव के रेलवे स्टेशन पे जाता रहता था, वहाँ एक बुक शॉप है, ठीक है, अब भी मैं जाता हूँ तो वहाँ जरूर जाता हूँ। तो उस बुक शॉप पे वो किताबें देखता रहता था, सेल्फ हेल्प की बुक। तो वहीं पे ना एक मेमोरी की बुक दिखी, डायनामिक मेमोरी मेथड्स करके। तो वही है ना, क्रियोसिटी का नाम जिज्ञासा है ना, इसमें क्या हो क्या हो सकता है, सकता है? हाँ? क्या इसमें मेरी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो सकता है। वो बुक मैंने, उस बुक में सॉल्यूशन नहीं था, लेकिन उस बुक में वो क्रियोसिटी बन गई कि अगर यहाँ से इतना सा मेरी हेल्प हो गई है, तो अगर मैं ऐसी बहुत सारी किताबें पढ़ लूं, तो शायद जो मेरा वीक पॉइंट है मैं उसको अपना सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट भी बना सकता हूँ। क्रियोसिटी से ही सब कुछ होता है, जिज्ञासा से ही सब कुछ होता है। इस जिज्ञासा से ही मैं, मतलब इतने वो था, ये ऐसे नहीं था कि 34 रिकॉर्ड, ये मैंने किसी को न्यूज़पेपर में देखा था। न्यूज़पेपर में एक बंदे को मैंने देखा था, पंजाब का बंदा था, सब्बी मंगल करके। तो उसका आया हुआ था, उसने ना, उसने एक कैलेंडर बनाया था 1 लाख साल का। 1 लाख साल? 1 लाख साल का कैलेंडर बनाया था एक सिंगल पेज पे। तो जिज्ञासा मेरे अंदर भी आ गई, यार मैं भी ऐसा बनाऊं क्या, कुछ कुछ है ना। तो कहीं ना कहीं से तो इन्होंने भी ढूंढा है, ऐसा तो है नहीं कि है ना, वो कोडिंग वोडिंग कैसे तैयार की। तो फिर उस टाइम पे साइबर कैफे होते थे, आजकल तो घर, उस टाइम नहीं होते, जब मैं इन चीजों की प्रैक्टिस कर रहा था तो भाई कैसे क्या होते थे, साइबर कैफे होते थे। और साइबर कैफे में जाके वहां पे हर घंटे का चार्ज देना होता था। हाँ, 10 रुपए तो लगता था हमारे टाइम में, हम गए। तो मैं 3-3 4-4 घंटे यही यही चीजें सर्च करता था कि कैसे कैलेंडर बनाऊं या कैसे ये रिकॉर्ड बनाऊं, ये सारी चीजें। मेरा जो कॉलेज के जो 4-5 साल हैं, ये सारे साइबर कैफे में ऐसे ही, कि जो कॉलेज का जो पैसा मुझे मिलता था, पापा देते, मेरे घर से कॉलेज की दूरी थी 9 किलोमीटर दूर, ठीक है, और वो जो 9 किलोमीटर थे, तो मुझे डेली का मिलता था 50 रुपए, अच्छा, आने जाने का है ना, ठीक है। 20 रुपए जाने के, 20 रुपए आने के, 10 रुपए की कुछ अपना खा पी लेना, कुछ इस तरीके से। अब वो 50 रुपए मैं बचा लेता था, मैं कॉलेज जाता था पैदल 9 किलोमीटर दूर, ये सच बात है, बिल्कुल सच बात है। मैं जाता था और आना जाना होता था। और मैं क्या करता था, बीच में जो साइबर कैफे होते हैं, क्योंकि सुबह जाता था मैं, तो मैं रात को ही घर आता था। मेरे फादर भी कहते थे करता क्या है बीच में, मैं वही अपनी पढ़ाई वगैरह करता हूँ। तो साइबर कैफे में बैठता था और वहाँ 1 घंटे 2 3 4 5 ऐसे घंटे बैठ के यही रिसर्च कर रहा था, यही जिज्ञासा, मतलब कि यार, है ना। और उस टाइम कुछ भी नहीं पता था, कुछ भी नहीं पता था कि ये चीजें मेरी लाइफ में क्या रोल प्ले करेंगी। ठीक है, तो यही है कि अगर
जिज्ञासा थी और इंट्यूशन थी कि यार बस करते रहते जी। मतलब मजा आ रहा था मुझे। हम्म, मुझे कुछ नहीं पता था यार, रिकॉर्ड कोई बहुत दूर दूर की बातें थी, हम्म, ठीक है, लेकिन धीरे 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 वो डॉट्स कनेक्ट होते चले हाँ, गए, है ना। स्टीव जॉब ने जो बात कही है ना, क्रियोसिटी और इंट्यूशन, ये बिल्कुल सही बात कही है, ये मेरी लाइफ पे बिल्कुल इंप्लीमेंट होती है। क्रियोसिटी और इंट्यूशन सबसे बड़ी चीजें होती हैं, सबसे बड़ी चीजें होती हैं। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, जैसे कि हमने जो ये एयर देखा ना, तो यहाँ भी है ना, क्योंकि हिंदुस्तान में बहुत ज्यादा कोई मेमोरी के ट्रेनर है नहीं, और वो यहीं तक बात रुक जाते हैं कि एसोसिएशन, इमेजिनेशन, रेडिकुलस थिंकिंग, ठीक है, इनसे हमने वर्ड्स याद कर लिए। अब सिलेबस, इतना सिलेबस होता है यूपीएससी का, इतना वाइड सिलेबस होता है, सीए का, नीट वगैरह का, इतना सिलेबस कैसे याद करेंगे। तो उनके लिए मैं एक सिस्टम, हम थोड़ा थोड़ा जल्दी जल्दी उस पर डिस्कशन कर लेते हैं। एक अल्टीमेट सिस्टम है जिस पे अगर ये टेक्निक हमने डाल दी, ठीक है, तो सब कुछ संभव हो जाएगा, सब कुछ, कितना भी सिलेबस हो और कितना भी टफ सिलेबस हो। उसको कहते हैं विवेकानंदा सिस्टम। उसको विवेकानंदा सिस्टम इसलिए कहते हैं क्योंकि स्वामी विवेकानंद जी की एक बड़ी गजब की प्रतिभा थी। वो जिस भी बुक को लेते थे, जी, सुना है मैंने भी सुना है ना इसके आपने, बारे में, कि मतलब वो विद पेज नंबर ये याद कर बता दिया करते देते थे थे, कि यार किस पेज पे क्या लिख रहा है। राइट। ये सिस्टम ऐसा ही है, अगर इस सिस्टम पे प्रैक्टिस कर ली जाए हम्म, तो किसी भी बुक को एज इट इज याद किया जा सकता है विद पेज नंबर की, किस पेज पे क्या लिखा। इसलिए इसको बोलते हैं विवेकानंदा सिस्टम। और दूसरा हम इसका नाम देंगे 5SQR सिस्टम। क्या बोलेंगे इसको? 5SQR। QR। रीजन क्यों? क्योंकि इसमें 5S है, 5Q है और 5R है, इसलिए बोलते हैं इसको 5SQR। ओके, 5S। इस 5SQR में क्या है, इसको 3 सेगमेंट में लेते हैं। ये कहता है सिस्टम कि पढ़ने से पहले कुछ तैयारियां कर लो, वो साइंटिफिक तैयारियां होती है पढ़ने से पहले, पढ़ने के दौरान कुछ तैयारियां कर लो, और पढ़ने के बाद कुछ करना है। तीनों चीजें क्लियर, पढ़ने से पहले, पढ़ने के दौरान, पढ़ने के बाद में, मतलब आप कैसी भी बुक को एज इट इज याद कर सकते हो। जल्दी जल्दी से लेते हैं। हाँ प्लीज। सबसे पहले, पढ़ने से पहले क्या क्या तैयारी, 6 चीजें सेट करनी है पढ़ने से पहले। मतलब पढ़ना तो बाद की चीजें हैं, पहले कुछ चीजें सेट करो। क्या सेट करो? माइंड सेट करो, ब्रेन सेट करो, बॉडी सेट करो, टाइम सेट करो, प्लेस सेट करो। माइंड, ब्रेन, बॉडी, टाइम, प्लेस, ठीक है। सबसे पहले माइंड। माइंड क्या होता है? मन। बैठे हैं, पढ़ते रहते हैं, मन ही नहीं है पढ़ने में। जब मन नहीं है तो क्या मैं याद कर पाऊंगा? जब मन ही नहीं है मेरा, मैं ठीक है, किसी प्रेशर से मैं बैठा हूं, एग्जाम सामने है, मैं बैठा हूं, बुक खोल के बैठा हूं, लेकिन मन ही नहीं है, और मैं पढ़ रहा हूं, जबरदस्ती पढ़ रहा हूं, नहीं पढ़ पाऊंगा, मन नहीं। तो सबसे पहला काम तो यही आता है कि जब भी पढ़े, मन कैसे लगेगा पढ़ाई में, मन कैसे लगेगा। तो मैं आपको बताऊं, आपकी ऑडियंस को बता दूं, मन लगाने की दुनिया में 2 ही तरीके हैं, 2 ही तरीके हैं, इसके अलावा तीसरा कोई तरीका मुझे नहीं पता, बाकी हो सकता है। कौन से हैं वो 2 तरीके? पहला तरीका व्हाट एंड व्हाई। ओके, व्हाट एंड व्हाई, मन को क्रिस्टल क्लियर पता होना चाहिए क्या चाहिए और क्यों चाहिए। व्हाट एंड व्हाई, क्या और क्यों। और दूसरा तरीका है ध्यान, मेडिटेशन। वही आपके मन को कंट्रोल कर सकता है। मतलब ये कि जब भी आप पढ़ने बैठे तो मन को क्रिस्टल क्लियर बताओ आपको क्या पढ़ना है और क्यों पढ़ना है। ठीक है, क्या पढ़ना है, क्यों पढ़ना, मतलब ये जो पढ़ रहे हो आप, क्यों पढ़ रहे हो, आपको आपके गोल का। नहीं तो हम सिर्फ पढ़ने बैठ जाते हैं, मतलब वो एक तरीके से हम कि यार पढ़ना मतलब मन इसलिए नहीं लग रहा क्योंकि अगर मन को ये दिख गया कि मन को बता दिया। आपने देखा होगा कुछ बच्चे ऐसे, गोविंद जायसवाल के बारे में आपने सुना होगा, एक आईएएस बने थे गोविंद जायसवाल, उनके फादर रिक्शा चलाते थे, ठीक है। उस बंदे के पास में बिल्कुल भी पैसे नहीं थे, बिल्कुल भी पैसे नहीं थे, लेकिन फिर उसके बावजूद भी वो बंदा टिफिन अदा करता था, बहुत कम पैसे में गुजारा करता था, कई कई दिन तक घर से बाहर, अपने रूम से बाहर नहीं निकलता था। क्यों? क्योंकि मन को उसका वाई इतना क्लियर था कि बस कुछ टाइम की बात है, ये मैं इसलिए पढ़ रहा हूं, ये मैं इसलिए मेहनत कर रहा हूं क्योंकि मुझे आईएएस बनना है। वो जब जब पढ़ने बैठता था वो अपने मन को बताता था ये मेहनत उस चीज के लिए हो रही है, ठीक है। तो जब भी पढ़ने बैठो, हर किसी का कोई ना कोई तो टारगेट होता है, कोई आईएएस बनना चाहता है, कोई सीए बनना चाहता है, कोई नीट बनना चाहता है। तो मन को बस जब भी पढ़ने बैठो, पढ़ने से पहले 2 मिनट का एक छोटा सा टास्क होता है, ये मैं इसलिए पढ़ रहा हूँ क्योंकि मुझे डॉक्टर बनना है, ये मैं इसलिए पढ़ रहा हूँ क्योंकि मुझे सीए बनना है, ये मैं इसलिए पढ़ रहा हूँ क्योंकि मुझे आईएएस बनना है। वो चीजें ध्यान में रख के
अब मैं पढ़ रहा हूँ। तो मन को क्या पता है क्या पढ़ना है, ये पढ़ना, आज का टास्क करना है कंप्लीट, आज का टास्क कंप्लीट करना है। क्यों? क्योंकि वो बनना है। ठीक है। व्हाट एंड व्हाई। दूसरी बात, थोड़ा सा ध्यान। एक स्टूडेंट के लिए ध्यान बहुत 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 ज्यादा जरूरी होता है। चाहे 5 मिनट करे, लेकिन ध्यान लगाना करें। क्या करना है उस 5 मिनट में? मतलब छोटी सी कोई एक्टिविटी हो जिससे हम एटलीस्ट इसको अचीव कर लें। आशुतोष भाई, उसके लिए मैं आपको क्या करूं, वैसे तो बहुत सारे मेडिटेशन के बहुत क्या अच्छे सिंपल बस बैठ के ब्रीद इन ब्रीद आउट करना है, डीप ब्रीद करना है? इसको कॉम्प्लिकेटेड नहीं करते। सबसे बढ़िया चीज है ब्रीदिंग। बस 5 मिनट सुबह, मैं वो एक छोटा सा प्रिंसिपल आपके सामने शेयर करूंगा, उसमें हम बनाएंगे उसको 5-5-5 प्रिंसिपल उसमें है। मतलब 5 मिनट क्या ब्रीदिंग, मतलब सबसे आसान भी है और सबसे इफेक्टिव भी है। ठीक है, तो ये मेडिटेशन में मतलब ब्रीदिंग वाला वो हम थोड़ा सा आगे डिस्कस करेंगे। व्हाट एंड व्हाई क्लियर हो गया। और दूसरा मेडिटेशन, 2 चीजें जिससे माइंड आपका कंट्रोल में हो गया। आपका मन कहीं नहीं जाएगा। मन के बाद आते हैं, माइंड के बाद आते हैं ब्रेन। ब्रेन का मतलब है भाई, ब्रेन अपना हार्डवेयर है। ठीक है, अब अगर हार्डवेयर है तो इसकी कुछ रिक्वायरमेंट्स होती है, वो रिक्वायरमेंट्स कंप्लीट कर दो, आपका ब्रेन हमेशा हाई एनर्जी लेवल पे काम करेगा। चाहे आप दिन के 10 घंटे पढ़ो, आपका ब्रेन नहीं थकेगा। अदरवाइज क्या होता है, सबसे पहले ब्रेन थकता है। ब्रेन थकता है क्योंकि आप 1 घंटा 2 घंटे के बाद क्या होता है, यार बोर हो रहा है, यार नींद भी आती है, नींद आ रही है यार, पढ़ने में मन ही नहीं कर रहा है। मन की बात नहीं है, ब्रेन थक गया है। ब्रेन लो एनर्जी लेवल पे है, ब्रेन को हाई एनर्जी लेवल। अब ब्रेन हाई एनर्जी लेवल पे आता है 3 चीजों से। उसको ब्रेन को O2 चाहिए, ऑक्सीजन, ब्रेन को ग्लूकोज चाहिए, और ब्रेन को पानी चाहिए, वाटर, H2। इसलिए हमेशा मैं कहता हूं, कोई भी स्टूडेंट है जब भी पढ़ने बैठे, प्लीज अपने साथ में पानी की एक बोतल लेके बैठे, और बीच बीच में पढ़ने के दौरान पानी पीते रहे, क्योंकि ब्रेन को पानी की सबसे ज्यादा नीड होती है। पहली चीज, आसान सा स्टेप बिल्कुल था। आसान। तो ब्रेन की रिक्वायरमेंट एक कंप्लीट कर दी। दूसरी है ग्लूकोज। ग्लूकोज के लिए ये नहीं कि कुछ है, ग्लूकोज का मतलब है कि जंक से बच जाए। जंक कभी कभी खाएं, मतलब ये वीकली बेसिस पे ले लें, लेकिन हम जो डेली रूटीन में जो जंक कर रहे हैं, ये हमारे ब्रेन के लिए पॉइजन है, जहर है। हम डेली ब्रेन को जहर खिला रहे हैं। तो जंक कभी कभी, घर का खाना खाएंगे उससे ब्रेन को ग्लूकोज मिलेगा, क्योंकि जंक खाएंगे तो ग्लूकोज नहीं खा पाएंगे, घर का खाना नहीं खाएंगे। अब डेली अगर हम बाहर खा रहे हैं, जंक खा रहे हैं, तो घर का खाना कहाँ खाएंगे? घर का खाना नहीं खाएंगे तो ब्रेन को ग्लूकोज नहीं मिलेगा। और वो जो डायरेक्टली ग्लूकोज आता है मार्केट में, नहीं, वो नहीं, अलग चीज है, नहीं, वो शुगर है। वो शुगर है। वो ग्लूकोज नहीं, वो शुगर है। ठीक है। तो जंक की बजाय घर का खाना खाएं। इजी सा स्टेप था कि घर का खाना खाना है, जंक को थोड़ा अवॉइड करना है। मैं ये नहीं कह रहा बिल्कुल अवॉइड करना, कभी कभी खा लो। तीसरी चीज है O2, ऑक्सीजन। ठीक है, अब वो जो ब्रीदिंग है उसमें दोनों चीजें हो रही हैं। ठीक है, उसमें ऑक्सीजन वाला भी हो रहा है और उसमें ध्यान वाला काम भी हो रहा है। मतलब ब्रीदिंग से एक दोनों काम हो रहे हैं। आपका मेडिटेशन भी हो गया और आपका ऑक्सीजन भी ब्रेन को मिल रही है। हम अपना माइंड सेट कर चुके हैं और हम अपना ब्रेन सेट कर चुके हैं। अब बात करते हैं बॉडी सेट करने की। ठीक है, आपने देखा होगा बच्चों जब पढ़ते हैं ना, बॉडी में स्टेमिना ही नहीं होता। मतलब बच्चे को कोई लेट रहा है, कोई बैठ रहा है, कोई इधर उधर टहल रहा है, मतलब ये क्या, उनकी बॉडी में स्टेमिना नहीं है ना। तो अगर तीनों चीजें सेट करनी है, माइंड, ब्रेन, बॉडी, तो वैसे तो ये प्रिंसिपल होता है 20-20-20 प्रिंसिपल, 20-20-20 का सिद्धांत। ठीक है, लेकिन 20-20-20 का सिद्धांत वो थोड़ा सा प्रैक्टिस से आएगा, तो मैंने इसको बना दिया 5-5-5 का सिद्धांत। 5 मिनट ध्यान कर लो, मेडिटेशन कर लो, आपका माइंड सेट है। 5 मिनट थोड़ा सा या तो ब्रीदिंग कर लो या प्राणायाम कर लो, जो जिसको कहते हैं अनुलोम विलोम, ताकि आपके ब्रेन को O2 मिल जाए। अनुलोम विलोम से O2 मिलेगा या ब्रीदिंग से O2 मिलेगा। ठीक है, और 5 मिनट कोई भी फिजिकल एक्टिविटी कर लो। कोई भी, आप रनिंग कर सकते हो या वॉकिंग करो या कुछ भी फिजिकल मूवमेंट कर लो। कितना टाइम दिया आपने? 15 मिनट। 15 मिनट। 15 मिनट में आपका माइंड भी सेट है, आपका ब्रेन भी सेट है, आपकी बॉडी भी सेट है। तीनों चीजें अलग अलग हैं। मेडिटेशन से मन शांत होता है, और ऐसे ही अनुलोम विलोम जो ये आप प्राणायाम वगैरह से ब्रेन को O2 मिलता है, और फिजिकल एक्टिविटी से बॉडी में स्टेमिना आता है। और हम क्या करते हैं जनरली, या तो कोई जिम ही करता है, या कोई ध्यान ही लगाता है, या कोई प्राणायाम ही करता है, जबकि हमें तीनों चीजें एक साथ करनी चाहिए कुछ टाइम में। कोई 5-5-5, जब 5-5-5 का प्रैक्टिस हो जाए, फिर इसको हम 10-10-10 और एक्चुअली ये जो सिद्धांत है ये है 20-20-20 का सिद्धांत, कि आप दिन का 1 घंटा दो और 23 घंटे आप एकदम पावरफुल रहो।
पावरफुल रहो, मतलब आप कुछ भी करो, आपका मन आपका साथ देगा, आपका ब्रेन आपका साथ देगा, आपकी बॉडी आपका साथ देगा। क्यों? बॉडी में स्टेमिना है, ब्रेन हाई एनर्जी लेवल पे है, और मन बिल्कुल आपने वट एंड वाई से भी सेट कर रखा है, और मन आप मेडिटेशन भी करते हैं। सिर्फ ये एक्चुअली तो 1 घंटा है, लेकिन पहले हम 5-5 से शुरू करेंगे, फिर 10-10 पे आएंगे, फिर 20-20 पे आएंगे। ठीक है, तीनों चीजें सेट। अब बात करते जो चौथी चीज है, ये हम प्रोसेस कर रहे थे जो 5 SQR सिस्टम में जो पहला एस है, एस में क्या था? सेट कितनी 6 चीजें सेट, 3 चीजें सेट कर चुके हैं, और अभी पढ़ने की बात नहीं हुई है। चौथी चीज पे आते हैं। चौथी चीज है सेंसेस। भगवान ने कितने सेंसेस दिए हमें? 5 सेंसेस दिए। हम कितनी यूज करते हैं पढ़ने के दौरान? हम सिर्फ देख रहे हैं। हम सिर्फ देख रहे हैं। मतलब आप मुझे बताओ, जब भी आपको कुछ भी पढ़ना है, याद करना, क्या करते हो? कितने सेंस को यूज करते हो आप? कभी कभार बोल लेता हूँ, या फिर पढ़ते हुए सिर्फ आंखों से पढ़ा, और ज्यादा से ज्यादा उसको पढ़ते हुए, मतलब देखते हुए पढ़ लिया। 2 चीजें। मतलब आप देख रहे हो और उसको पढ़ रहे हो, बोल रहे हो। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं सिर्फ देख ही रहे हैं, उसको बोल भी नहीं रहे, मन मन में पढ़ते, मन मन में पढ़ते। इसके लिए तो डांट पड़ी है सर घर पे। जर्नली हमें यही तो मैंने क्या बताया यार, ये सब जो सिस्टम है ना, ये अलग ही सिस्टम है। ये लॉर्ड मैकाले घर वालों को वाले नहीं पता, घर वालों को नहीं पता कि क्यों इसको जोर जोर से बोल के पढ़ना है, लेकिन वो मम्मी ने मारा है मुझे, वो एक बेलन पढ़ा है मुझे कि इसको पढ़ पढ़ के बोलो, जो याद कर रहे हो बोल बोल के पढ़ो। जबकि मेरे टाइम में ऐसा होता था, या हमें जो मैं टीचर से क्वेश्चन भी पूछता था, सर याद नहीं होता। बोले बेटा है ना, मन मन में पढ़ा करो तब याद होगा। मन मन में, उनको लगता था कि मन मन में पढ़ने से ध्यान ज्यादा जाता है, उस पर ध्यान ज्यादा जाता है। ठीक है, तो हमें मतलब हमारी जो कंडीशनिंग है वो ऐसी है कि मन मन में पढ़ो, मन मन में पढ़ो, मन मन में पढ़ो। यानी कि आप तो 2-3 चीजें यूज कर रहे हो। जर्नली बच्चे ऐसे बैठे, मतलब बुक सामने, मतलब पता भी नहीं है किसी को वहां पे कोई बैठा है, ऐसे नहीं होती। ये है पैसिव स्टडी। और स्टडी हमेशा एक्टिव होनी चाहिए। एक्टिव का मतलब क्या होता है? जो स्वामी विवेकानंद जी का मैंने नाम बताया ना आपको, स्वामी विवेकानंद जी पता है कैसे पढ़ते थे? वो जब पढ़ते थे तो उनके रूम में वो किसी को अलाउ नहीं करते थे आने, क्योंकि वो इतना एक्टिवली पढ़ते थे। उस चीज को देखते थे, उस चीज को बोलते थे, जब वो बोलते थे तो सुनते थे, उस चीज को लिखते थे, उस चीज को इमेजिन करते थे, उस चीज को एसोसिएट करते थे। वो मतलब अपने आप को इतना ज्यादा उसमें एक्टिवली इन्वॉल्व कर देते थे, जिससे वो चीजें उनको तुरंत याद हो जाती थी। मैं बताता हूं कैसे। एक इंफॉर्मेशन पे एक सेंस यूज हो रही है, और एक ही इंफॉर्मेशन पे जब आप अपनी सारी की सारी सेंसेस को लगा रहे हो, आप उसे देख भी रहे हो, आप उसे बोल भी रहे हो, आप उसे सुन भी रहे हो, आप उसको इमेजिन भी कर रहे हो, आप उसको एसोसिएट भी कर रहे हो, वो सारी चीजें कर रहे हो, तो वो जो इंफॉर्मेशन है वो स्ट्रेंथन हो जाती है, वो पावरफुल हो जाती है। यानी कि जो आपका इनपुट ब्रेन में जा रहा है वो स्ट्रॉन्ग जा रहा है। जब इनपुट स्ट्रॉन्ग गया तो आउटपुट कैसा आएगा? स्ट्रॉन्ग ही आएगा। अभी क्या हो रहा था? इनपुट वीक जा रहा था। हम कह रहे थे याद नहीं आ रहा, इनपुट वीक है तो आउटपुट कई बार याद आ जाए, कई बार नहीं आए। वोल्टेज कम आ रही होती है तो लाइटें बहुत धीरे से जलती हैं। तो अगर तो आपको अपनी मेमोरी को इतना शार्प करना है ना, तो अपनी जितनी भी सेंसेस, भगवान ने 5 क्यों दी सेंसेस? वो एक भी तो दे सकते थे कि सारी सेंसेस को यूज करो। आप उसको देखो, आप उसको बोलो, आप उसको लिखो, आप उसको सुनो। वो सारी जितनी, मतलब जितना अपने आप को एक्टिवली उसमें इन्वॉल्व कर सकते हो वो होना चाहिए। और जितना भी जो एजुकेशन सिस्टम है, यही कहता हूँ भाई ठीक है, स्कूल में, कॉलेज में, हमारी लाइब्रेरी में हमारे लिमिट हम नहीं कर सकते, लेकिन जब भी हम कहीं भी बाहर पढ़े तो हम वो चीजें करें ना, वो चीजें अपने सेंसेस को इन्वॉल्व करें। तो पढ़ने के दौरान सेंसेस को इन्वॉल्व करना है। ठीक है, ये सेट की चौथी चीज थी। 5वीं चीज थी कि पढ़ने की जगह सेट होनी चाहिए। पढ़ने की जगह प्लेस सेट होना चाहिए। ठीक है, प्लेस सेट होना चाहिए। मैं बताता हूं आपको। आप मंदिर के पास से जाते हो, क्या करने का मन करता है? हाथ जोड़ने का मन करता है, पूजा करने का मन। किसी होटल के पास से, जो आपका फेवरेट रेस्टोरेंट है, वहां क्या खाने का मन? भूख नहीं है तो भी भूख लग जाती है ना। ऐसे ही कभी भी मतलब स्विमिंग पूल के पास से जाते तो स्विमिंग करने का मन करता है, लाइब्रेरी में जाते पढ़ने का। आपने सोचा ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है? शायद उस जगह की वो मेमोरी हमने सेट कर ली है कि यार ये इस चीज के लिए बनी है। उस जगह का एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड होता है, एक ओरा होता है, एक आभामंडल होता है। और जैसे ही हम उस ओरे के अंदर एंट्री करते हैं,
तो हम उसी चीज को करने का मन करता है हमारा। हमारा जो मन है वो उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड से एसोसिएट हो जाता है, ठीक है। अब वही, और तभी हम घर से बाहर जाते हैं ना लाइब्रेरी में, कि वहां पढ़ने, वहाँ वाइब आती है घर आपको वो घर चीज़। पे घर पे पढ़ने का मन नहीं करता, क्यों? लेकिन हम अपना ओरा घर पे भी बना सकते हैं, घर पे भी बना सकते हैं। वही मैं बता रहा था, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते लाइब्रेरी को, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनके पास पैसे नहीं है, तो वो घर पे भी वो ओरा बना सकते हैं। वो ओरा कैसे बनेगा कि आप घर पे एक जगह फिक्स कर दो, जब भी पढ़ना है इस पर्टिकुलर जगह पे पढ़ना है, जब भी पढ़ना है। तो लगातार जब आप उस जगह पे पढ़ेंगे 20-22 दिन लगातार, तो क्या होगा, वहां एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बन जाएगा, एक ओरा बन जाएगा, और जब जब आप उस जगह पे जाएंगे अपने आप पढ़ने का मन करेगा, ठीक है। तो पढ़ने का जगह एक फिक्स होनी चाहिए, ताकि वो ओरा आपको हेल्प करे। वो ओरा भी तो हेल्प करना चाहिए ना, कि हाँ वो ओरा भी आपके मन से एसोसिएट है। उसके बाद पढ़ने की एक टाइमिंग भी फिक्स होनी चाहिए। रीजन मैं बताता हूं आपको। अब सुबह जो है, सुबह आपको ब्रेकफास्ट करने की आदत नहीं है, ठीक है। सुबह 8 बजे का एक एग्जांपल ले लेते हैं। आपको आदत नहीं है, और आज आपको मैंने जबरदस्ती किया कि कोई बात नहीं, आपने खा लिया, और लगातार आप धीरे धीरे अपने सेम टाइमिंग पे अपने ऊपर प्रेशर बना रहे कि खाना है खाना है खाना है। तो मुझे ये बताओ कि लगातार अगर आपने 20 दिन ऐसा कर लिया, सेम टाइमिंग पे आप ब्रेकफास्ट कर रहे, 21वें दिन क्या होगा? आपको भूख तक नहीं लगेगी उसी टाइम पे। पहले आपको भूख नहीं थी, आप जबरदस्ती खा रहे थे। पहले आपको भूख नहीं थी, आप जबरदस्ती खा रहे, 1 दिन 2 दिन 10 दिन 20 दिन जबरदस्ती खा रहे। 21वें दिन आपको भूख लगेगी, क्योंकि अब आपकी बॉडी को उस चीज की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि वो जो समय था वो आपकी बायोलॉजिकल क्लॉक में सेव हो गया है कि ये खाने का समय है, ये ब्रेकफास्ट का समय है। सुबह 5 बजे उठने की आदत नहीं होती। हम कुछ दिन फोर्स करते हैं अपने आप को, 1 दिन 2 दिन 10 दिन 20 दिन, 21वें दिन 22वें दिन या 25वें दिन क्या होगा, बिना अलार्म के अपने आप 5 बजे आंख खुल जाएगी। लेकिन वो कुछ दिन लगातार उस साइकिल में हमें आना, वो मतलब एक बार वो साइकिल कंप्लीट करनी है उस चीज के लिए, ताकि वो साइकिल कंप्लीट होगी तभी वो बायोलॉजिकल क्लॉक का हिस्सा बन पाएगा। तो अगर मान लो मुझे पढ़ने की आदत नहीं है, ठीक है, मुझे पढ़ने की आदत नहीं है, शाम को 6 से 8 मैंने ये सोच लिया कि ये 6 से 8 जो है मुझे पढ़ना है, मन नहीं है मेरा, बैठा हूं मैं पढ़ने के लिए, मैं लगातार 6 से 8 डेली अपने आप को फोर्स कर रहा हूं। 10 दिन 20 दिन 21वें दिन या 22वें दिन या 25वें दिन क्या होगा, अपने आप मन करेगा पढ़ने का। आप समझ गए? अब एक बच्चे की हमने 6 चीजें सेट कर दी, उसका माइंड सेट कर दिया, मन सेट कर दिया, एक उसका ब्रेन सेट कर दिया, हमने उसकी बॉडी सेट कर दी, हमने बताया कि सेंसेस का यूज क्या है, हमने उसका प्लेस फिक्स किया, हमने उसका टाइम फिक्स किया। अब जरा सोचो, एक ऐसा बच्चा है जिसकी 6 चीजें सेट हैं, और एक ऐसा बच्चा जिसकी कुछ भी सेट नहीं है, जिसका नाम मन पढ़ाई में लग रहा है, ब्रेन लो एनर्जी लेवल पे है, बॉडी में स्टेमिना नहीं है, सिंगल सेंस को यूज कर रहे हैं, ठीक है, कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड सपोर्ट नहीं कर रहा है, ना ही कोई बायोलॉजिकल क्लॉक का कोई कॉन्सेप्ट है। तो जर्नली हमें, मतलब एक 3 इडियट मूवी में आपने देखा होगा, एक बात हुई थी कि वो जो आमिर खान का जो है ना, कि रेंचो का, कि मैं आपको इंजीनियरिंग नहीं पढ़ा रहा, मैं आपको ये पढ़ा रहा हूं कि पढ़ाते कैसे हैं। स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, कंपटीशन एग्जाम में सिलेबस पढ़ो पढ़ो पढ़ो, अरे पढ़ें कैसे? कुछ चीजें सेट करनी पड़ती, कोई नहीं बताता। मन कैसे सेट करें, ब्रेन को कैसे हाई एनर्जी लेवल पे लेके जाएं, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड क्या काम करती है, ये ओरा क्या काम करता है, ये बायोलॉजिकल क्लॉक का क्या कॉन्सेप्ट है, सेंसेस कैसे यूज करें, तभी तो पढ़ पाएंगे, तभी तो कुछ कर पाएंगे। अब कंपटीशन एग्जाम में कुछ बच्चे सक्सेसफुल हो जाते हैं, लेकिन एक बहुत बड़ा संख्या उन बच्चों की भी तो है ना जो फेलियर हो जाते हैं, ठीक है जी। तो ये 6 चीजें हमें सेट कर ली, ठीक है। अब जब ये 6 चीजें सेट कर ली, उसके बाद हम स्टडी टेबल पे बैठे, ठीक है, 6 चीजें सेट करके, ठीक है। अब आता है यहां से, देखिए सबसे पहले जैसे हम स्टडी टेबल पे बैठे हैं, तो सबसे पहला काम क्या होगा, सबसे पहला काम होता है दूसरे एस पे, पहला एस सेट हो गया। ये था पढ़ने से पहले कुछ चीजें हमने सेट कर ली, ये चीजें सेट करके हम बैठ गए, हम मान रहे हैं हम ये चीजें सेट करके बैठे हैं। अब बात आती है कि जैसे स्टडी टेबल पे बैठे, सबसे पहला काम क्या होगा, सबसे पहला काम होता है सिलेक्शन का, उसके बाद होता है सर्वे,
उसके बाद स्ट्रक्चर और उसके बाद सॉलिडिफाई। ये सिलेक्शन, सर्वे, स्ट्रक्चर, सॉलिडिफाई, ये 4 S और हम समझते जल्दी जल्दी से। सिलेक्शन, सिलेक्शन के बाद सर्वे, स्ट्रक्चर एंड सॉलिडिफाई। इससे हमारा 5S कंप्लीट होगा। ये सिस्टम जो भी इस पॉडकास्ट को देख रहा है, ये अल्टीमेट सिस्टम है और हर बात साइंटिफिक है। मैंने कोई भी बात हवा वाली बात नहीं बोली। अगर मैंने प्लेस को फिक्स करना बोला तो उसके पीछे का साइंटिफिक रीजन बताया। अगर मैंने जगह को फिक्स करने के लिए मैंने टाइम को फिक्स, तो उसके पीछे का भी साइंस बताया। हर चीज के पीछे का एक साइंस है। ठीक है। अब हम बैठे कि जैसे ही हमारे पास में बुक आई, हमने मान लीजिए कोई चैप्टर लिया, ठीक है, तो चैप्टर लेते ही सबसे पहले काम क्या होना चाहिए? चैप्टर लेते ही सबसे पहला काम होना चाहिए सिलेक्शन का। कितना करना है, कितना पढ़ना है और कितनी देर में पढ़ना है। इस सिलेक्शन से आप ब्रेन को टारगेट देते हैं और ब्रेन हमेशा टारगेट पे काम करता है। ओके। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, आप मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, ठीक है। मैं कहता हूँ आशुतोष भाई चलो मेरे साथ चलो, मेरे साथ चलो, क्योंकि आप मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, तो मन में तो है कि कहाँ जाना है, मन में तो है कहाँ जाना है, लेकिन आप पूछ नहीं रहे। कोई बात, मैंने बोला यार चलो ना मेरे साथ। अब चल दिए, अब थोड़ी देर मेरे साथ चले, 10 मिनट मेरे साथ चले, उसके बाद क्या क्वेश्चन आएगा मन में? कहाँ जा रहे हैं, कहाँ जाना है, क्यों जाना है, आएगा, बिल्कुल आएगा। फिर भी मैं कहता हूँ यार चलो ना मेरे साथ। मैं आपको 10 मिनट और मैं चलाता रहा, आगे लेके गया। उसके बाद अब चलते चलते 20 मिनट हो चुके हैं, ठीक है। अब जो क्वेश्चन आपके मन में आ रहा था, अब आप मुझसे पूछेंगे कहां जाना है, क्यों जाना है। या तो मैं उसका आंसर देता हूं, अगर मैं उसका आंसर देता हूं तो आप मेरे साथ चलेंगे, नहीं तो आप कोई ना कोई, यार मेरा ना एक्चुअली इंपॉर्टेंट कोई काम था, कुछ ना कुछ एक्सक्यूज जरूर बनेगा और आप वहां से चले जाएंगे। ब्रेन हमारा सबसे अच्छा दोस्त होता है, सबसे अच्छा दोस्त होता है। जैसे ही वो चैप्टर देखा, कितना पढ़ना है, कितनी देर में पढ़ना है, हम कहते हैं यार चलो ना मेरे साथ, पढ़ लो ना, पढ़ लो ना। ब्रेन पढ़ना शुरू कर देगा, थोड़ी देर पढ़ेगा, पढ़ लो ना, पढ़ लो। वो पूछे कितना पढ़ना, कितनी देर में पढ़ना है, टारगेट दो, टारगेट दो मुझे। नहीं, हम थोड़ी देर पढ़ते, उसके बाद ब्रेन आउट, पढ़ते रहो, बैठे रहो। वो कुछ नहीं जा रहा अंदर। आपने देखा होगा जब भी हम पढ़ते हैं, पहले 10, 15, 20 मिनट, आधा घंटा या 1 घंटा हम बहुत एक्टिव रहते हैं। उसके बाद जब हम आगे की जो सीटिंग होती है, बुक सामने, हम वहां पे बैठे हैं, हम कहीं और हैं, हमारा ध्यान, हमारा दिमाग वहां नहीं है, क्योंकि ब्रेन को टारगेट नहीं दिया। जबकि उल्टा भी होता है। उल्टा कैसे? जब एग्जाम का वो जो लास्ट 1 मंथ बचता है, लास्ट 1 मंथ होता है, तो वहां पे हर घंटे, इस घंटे में इतना पढ़ना, इस घंटे में इतना पढ़ना, मतलब हर घंटे को ब्रेन को टारगेट देते। पूरे साल नहीं दिया, पूरे साल तैयारी भी नहीं हुआ, लेकिन जब वो लास्ट, और कई बार तो आपने देखा होगा एक एक सब्जेक्ट की हम एक एक दिन में तैयारी। मैं अपने इंजीनियरिंग के डेज को ना रिलेट कर पा रहा हूँ, कैसे जैसे हमारे बहुत डिफिकल्ट सब्जेक्ट्स होते थे, सपोज मैथमेटिक्स ही है तो ब्रह्मा विष्णु महेश हम लोग कहते थे, M1 M2 M3 आता था। तो मैथमेटिक्स 3 जब लगा था, वो बहुत खौफनाक सब्जेक्ट है। तो पूरे साल कुछ नहीं हुआ, लेकिन एग्जाम से एक दिन पहले ना दिमाग में ही रहता था कि ये टॉपिक कर ले, पासिंग मार्क्स हो जाएंगे। तो मैंने टारगेट दे दिया दिमाग को, और हम अचंभित होते थे कि सच में आप सिर्फ मैथमेटिक्स नहीं, और भी सब्जेक्ट की जो एक रात पहले की जो तैयारी है, उसमें जो आपने ब्रेन को टारगेट दे दिया कि ये सब्जेक्ट निश्चित है, इसमें से कोई ना एक सवाल तो जरूर पूछा जाएगा, इसके सारे फंडे रट लो, दिमाग कर लेता था। वो चारों चीज आपके पास रेडी है कल सुबह एग्जाम के लिए। अब वो क्वेश्चन आए ना आए, लेकिन आपको वो याद हो गई ये चीजें जो आपने उसको बोल दिया करने को याद। तो ये टारगेट के बेस पे तो बहुत अच्छा काम करता है। हमेशा टारगेट्स पे काम करता है। बस हमारी सबसे बड़ी गलती क्या है कि हम जब बिल्कुल वो टारगेट नजदीक आ जाता है, तब हम टारगेट, अगर यही चीज हम पहले दिन से करने शुरू कर दें पूरे साल, और ये किसी भी चीज पे अप्लाई हो सकता है, ये सिर्फ बात एजुकेशन की नहीं कर रहा, ब्रेन हमेशा टारगेट्स पे काम करता है, हमेशा, है ना। क्या इंसेंटिव्स पे भी काम करता है ब्रेन ऐसे, टारगेट्स प्लस इंसेंटिव्स? जी, बिल्कुल। अब देखिए, जैसे बच्चा है, अब उस बच्चे को अगर हम सेशन शुरुआत होता है, अगर उसके सेशन की स्टार्टिंग में ही मतलब उसको ये समझा दिया जाए कि आपके ब्रेन को कैसे टारगेट देना है, आपको ब्रेन को कैसे टारगेट, कैसे सिलेक्शन करना है, तो क्या ये जो एजुकेशन है जो उसके लिए प्रेशर का काम कर रही थी, क्या वो प्रेशर बनेगा, या वो मतलब खेल खेल में वो सारी चीजें कर जाए? सिलेबस यार इतना ज्यादा होता ही नहीं है,
इतना ज्यादा, मतलब इतना बड़ा हवा, मैंने ब्रेन की क्षमताओं के आगे तो कुछ भी नहीं है ना, ब्रेन की कैपेसिटी के तो आगे कुछ नहीं, ब्रेन की पावर्स के आगे तो कुछ भी नहीं है ना, बस ब्रेन के तरीके से उसको वो। सर मैं ये मानता हूँ कि सिलेबस तो बनाया ही इसलिए गया ना कि आप टाइम वाइज डिवाइड कर पाए कि अब कितना मुझे किस सेमेस्टर में पढ़ना है। सिलेबस का तो पर्पस ही यही था। बिल्कुल बिल्कुल सही बात। हमने उसमें भी अपना कंफर्ट ढूंढ लिया कि इसको हम लास्ट डे में ही या एक हफ्ते में मतलब हम करेंगे। वो टाल मटोल होता ना, आज का काम कल, कल का काम, वो धीरे 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 पूरा साल निकल जाता है। वो बस ये है कि कल एग्जाम है, आज तैयार करना। अब ब्रेन को हर घंटे का टारगेट है, हर मिनट का टारगेट है। अब मम्मी खाना दे रही है वो भी भूल गए, सब कुछ भूल गए हैं। एक चीज दिख रहा है लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, खूबसूरत चीज ब्रेन की ये है कि वो एक दिन में भी हम वो पूरी तैयारी कर जाते हैं, क्योंकि ब्रेन को टारगेट देते हैं ना, कितना पढ़ना है, कितनी देर में पढ़ते ये। तो ये होता है सिलेक्शन का काम। सिलेक्शन ये कहता है कि जब भी वो चैप्टर है तो ब्रेन को टारगेट दे दो, पहले टारगेट दे दो, इतने भाई इस चैप्टर में इतने पेज और इतनी देर में पढ़ने हैं, बस इतना ही काम। सिलेक्शन का काम इतना ही, 1 मिनट का काम है। इस चैप्टर में 10 पेज है, आधे घंटे पढ़ने हैं, बस हो गया काम। सिलेक्शन ब्रेन को टारगेट दे दिया ना। अब ब्रेन उस टारगेट को अचीव करेगा, या तो अचीव करेगा, नहीं तो कम से कम आपको अपनी लिमिट का पता तो चल जाएगा कि भाई मैं 10 पेज कितनी देर में पढ़ सकता हूं। और जब मुझे पता होगा कि ये मेरी, एक छोटी सी एग्जांपल समझाता हूं, उसेन बोल्ट है, उसको ये पता है ना वो 1 मिनट में कितना दौड़ सकता है। अब क्या करता, धीरे 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 वो उस टाइमिंग को कम शॉर्ट करता रहता है और वो अपने आप को फास्ट करता रहता है। क्यों? क्योंकि उसको हर चीज का पता है, उसने मेजर कर रखी है। ठीक है, तो इस प्रोसेस में आपको अपनी क्षमताओं का भी ज्ञान हो सकता है कि भाई मैं इतने पेज इतनी देर में पढ़ सकता हूँ। और धीरे 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 कि ठीक है मैंने आधे घंटे में 10 पेज पढ़े, ठीक है, धीरे धीरे ये आदत बनाए, यार अब मुझे आधे घंटे में 12 पेज पढ़ने हैं, या मुझे आधे घंटे में ना 15 पेज पढ़ने हैं। जब मुझे पता है कि मैं 10 पढ़ सकता हूं तभी तो मैं 15 पढ़ूंगा, अभी तो मुझे पता ही नहीं है। तो इससे ना हम अपनी क्षमताओं को भी बढ़ा देते हैं। सिलेक्शन का प्रोसेस इतना गजब का है, छोटा सा प्रोसेस। ये चैप्टर कितने पेज है, कितनी देर में पढ़ने, बस। सिलेक्शन के बाद आते सर्वे पे। सिलेक्शन के बाद सर्वे का काम क्या होता है, अपने पास में एक पेंसिल रखो और उस चैप्टर का सर्वे कर लो। सर्वे के दौरान जितना भी उस चैप्टर के अंदर मेन चीजें हैं वो सारी की सारी देख लो। उसमें चैप्टर का नाम क्या है, उसमें टाइटल्स क्या है, सब टाइटल्स क्या है, उसमें बोल्ड क्या है, इटैलिक क्या है, क्या फॉर्मूला है, कितने लोगों के नाम, कितने जगहों के नाम, क्या ग्राफ फॉर्मूला, सब कुछ। एक छोटे से एग्जांपल समझाता हूँ। मान लो आशुतोष भाई आपके घर पे बिना इन्फॉर्म किए अचानक से 8 से 10 गेस्ट आ जाए, क्या करोगे आप? देखूंगा कि यार कुछ उल्टा सीधा वैसे, मतलब कब पड़ा होता है, कहीं बिस्तर ठीक नहीं है, वो चेयर मतलब ठीक नहीं है, आप अरेंज करने में लग जाओगे चीजें कि ठीक है, मतलब आप हड़बड़ा जाओगे अचानक से। क्यों हड़बड़ा जाओगे? क्योंकि वो बिना इन्फॉर्म किए आपके पास में आए हैं, ठीक है, और कोई भी हड़बड़ा जाएगा। अगर वही आने से पहले, वो जो गेस्ट थे आने से पहले आपको 1 दिन पहले बता देते, 1 दिन तो छोड़ो यार, आपको अगर वो 2 घंटे 3 घंटे पहले भी बता देते कि भाई अचानक से हमारा प्लान बन रहा है और हम आपके घर के पास से गुजर रहे हैं, तो सोचा आपसे मिलते हुए जाए, तो आप अरेंजमेंट कर लोगे। हाँ। तो ठीक ऐसे ही होता है कि जो सर्वे होता है, तो जब हम पढ़ना शुरू कर देते हैं तो वो ठीक वैसे ही गेस्ट है, वो जो इन्फॉर्मेशन है वो गेस्ट है। मतलब अचानक मतलब ब्रेन को कुछ पता ही नहीं है क्या आ रहा है, वो अचानक से वो चैप्टर सामने आया, पढ़ना, वो ब्रेन हड़बड़ा गया, यार क्या क्या ये है, ये क्या है। लेकिन जब सर्वे के प्रोसेस से गुजरते हो, सर्वे के प्रोसेस में ब्रेन को पता है, ठीक है, इस चैप्टर का नाम ये है, इसमें इतने टाइटल्स है, इसमें इतने सब टाइटल्स है, ये बोल्ड है, ये इटैलिक है, इतने ग्राफ आएंगे, इतने फॉर्मूलाज आएंगे, इतनी चीज़ें आएंगी, इतना ठीक है, ये आसान भी है, ये इतना डिफिकल्ट है। सर्वे के प्रोसेस में ब्रेन को पता चल गया उस चैप्टर के क्या क्या आने वाला है। अब ब्रेन अपने आप को उसी हिसाब से अपने हिसाब से अरेंज कर रहा है चीज़ों को, ठीक है, डिफिकल्ट है या आसान है या इतनी चीज़ें हैं, अपने आप को अरेंज कर रहा है। और अरेंज करने के बाद में ब्रेन ये भी तो अरेंज करेगा ना, अच्छा ये जो चीज़ें इससे रिलेटेड पहले कौन सी पढ़ा है क्या, न्यूरॉन्स में कुछ पढ़ा है क्या, मतलब अपने आप को पूरी तरीके से। तभी तो हम कहते हैं यार ये तो बड़ा आसान लग रहा है। आसान पता है क्यों लग रहा है? क्योंकि ब्रेन ने फाइंड आउट कर लिया, अरे इससे रिलेटेड चीजें पहले है, सुना हुआ है, पढ़ा हुआ है, तो अरे ये तो आसान लग रहा है। तो बड़ा डिफिकल्ट का मतलब है कि यार इससे रिलेटेड कोई क्लू नहीं मिल रहा, समझ गए? तो ये होता है सर्वे के प्रोसेस में ब्रेन अपने आप को। तो सर्वे करते कैसे?
पेंसिल हाथ में लेते हैं, ठीक है, और उस चैप्टर को जल्दी जल्दी से जो मेन चीजें उनको अंडरलाइन कर देते हैं, मेन चीजों को अंडरलाइन कर दिया। सिलेक्शन में क्या किया, सिर्फ इतना, उस चैप्टर में कितने पेज थे, कितनी देर में पढ़ने थे बस, और सर्वे के दौरान हमने उसको अंडरलाइन कर दिया, जो मेन चीजें थी वो सारी की सारी चीजें। सर्वे के बाद आता स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है, ढांचा, कि भाई ये जो चैप्टर है ये ब्रेन में टिकेगा कैसे, रुकेगा कैसे, कुछ तो बेस चाहिए ना। ये जो बिल्डिंग बनी, आपने देखो इस बिल्डिंग का क्या बना था पहले इसका एक फाउंडेशन बनी, फाउंडेशन के बाद एक स्ट्रक्चर बना, उसके बाद कुछ टाइम के बाद वो स्ट्रक्चर गायब हो जाता है, फिर ये बिल्डिंग रह जाती है। लेकिन पहले स्ट्रक्चर बनाया जाता है, वो बांस लगाना, वो बलियां लगाना, वो सारी चीजें होती है ना। जब आप एक घर बनते हुए देखते हैं तो कैसे बनता है, स्ट्रक्चर तो बनता है, बिल्कुल, और उसके बाद वो स्ट्रक्चर पे वो टिकता है, और बाद वो स्ट्रक्चर हम हटा देते हैं। सर्वे के दौरान अब ये जो चैप्टर है ये ब्रेन में टिकेगा कैसे, ये रुकेगा कैसे ब्रेन में, तो स्ट्रक्चर, बाद में स्ट्रक्चर अपने आप गायब हो जाएगा। तो जिस चीज का आपने सर्वे किया है, जिस चीज का भी सर्वे किया है, तो उस चीज का एक स्ट्रक्चर बना लीजिए। स्ट्रक्चर कैसे कि मान लो एक जो आप रफ नोटबुक वगैरह जो भी आप रखते हैं, उसमें जो चीजें आपने अंडरलाइन की उस चीज को लिख लीजिए। अभी आपने सर्वे में जो अंडरलाइन किया है, लेकिन वो उस तरीके से लिखिए जैसे एक होता है ना, आपने ट्री और ब्रांचेज देखिए, एक पेड़ और उसकी ब्रांचेज होती है, मतलब लीनियर नहीं बनाना कि 0.1, 0.2, 0.3 नहीं, पॉइंट में नहीं बनाना, उसको बनाना कुछ ट्री की शेप में, उसको स्पाइडर की शेप में, कि ठीक है ये टाइटल है, फिर ऐसे इस तरीके से ब्रांचेज, आप समझ रहे हो, एक स्ट्रक्चर फॉर्म में बनाना उसको। जैसे आपने डायग्राम्स देखे होंगे, डायग्राम्स होते हैं या स्पाइडर नोट्स होते हैं या माइंड मैप सुने होंगे, इस टाइप से बनाना है, एक स्ट्रक्चर बनाना। किसका बनाना, जो सर्वे किया था उसी चीज का, ठीक है, और वो स्ट्रक्चर बना लेना। और वो स्ट्रक्चर क्या होगा, उस स्ट्रक्चर को याद करना सॉलिडिफाई कहते हैं। मतलब उस स्ट्रक्चर को बनाना नहीं, उस स्ट्रक्चर को याद कर लो। उसको याद कैसे करोगे, सॉलिडिफाई, इस प्रोसेस। और उस स्ट्रक्चर को कैसे याद करोगे, एआईआर से। उस स्ट्रक्चर पे है क्या, उसमें मेन कीवर्ड ही तो है। उस स्ट्रक्चर में पूरा चैप्टर नहीं, उस स्ट्रक्चर में वो मेन कीवर्ड्स है, वो मेन वर्ड्स है जो हमने अंडरलाइन किए, वही है। वो याद कैसे होंगे, AIR। अगर पिक्चर लेस है तो PMS लगाओ, उससे याद कर लो, उसको सॉलिडिफाई कर लो, उस स्ट्रक्चर को अपने ब्रेन में रख लो कि भाई अब इस चैप्टर को आने दो इसके ऊपर। सॉलिडिफाई हो गया। सॉलिडिफाई हो गया। अब सॉलिडिफाई का मतलब क्या था, याद कर लेना। अब 5S कंप्लीट हो गया हमारा। ये सिस्टम मैं कह रहा हूँ यार, ये सिस्टम, ये जो बच्चे तैयारी करे बेचारे, UPSC की तैयारी करे, एक बार उनको ये सिखाओ तो सही, पता चले, है ना। इतना मतलब कितना परेशान हो रहे हैं, मतलब पूरे दिन रट्टाफिकेशन वगैरह में लगा हुआ है, ठीक है। अब हमने क्या किया इस, और आप देखो अभी तक हम पढ़ने पे आए ही नहीं है। अभी तक तो हमने बुक का सिलेक्शन किया है, उस चैप्टर का सिलेक्शन किया है, उसका सर्वे किया है। और मुझे ऐसा लगता है कि ये हार्डली 5-10 मिनट लगना है आपको ये पहले ये एस को कंप्लीट करने में, हार्डली 5 मिनट का काम है। सेट तो हम करके ही बैठे। सेट करने में क्या था, एक जगह फिक्स थी हमारी, एक टाइम फिक्स था। वो 1S तो हमने पहले कर लिया। उसके बाद क्या किया, सबसे पहले जैसे ही बुक आई, हम स्टडी टेबल पे बैठे, हमने सबसे पहले लिया, हमने चैप्टर लिया, फिर ठीक है इतने पेज इतनी देर में पढ़ने, बस टारगेट दिया। उसके बाद पेंसिल उठाई, सर्वे पे लग गई, अच्छा इस चैप्टर को, ठीक है ये मेन चीजें थी। उसके बाद में एक रफ पेज लिया, उस पर एक स्ट्रक्चर बना दिया, उस स्ट्रक्चर को एक बार याद कर लो AIR टेक्निक से, बस इतना हो गया। उसके बाद यहां तक आते आते 60% आपको याद हो चुका उस चैप्टर का। अच्छा, स्ट्रक्चर की हेल्प से ही 60% याद हो चुका है बिना रीडिंग। रीजन मैं आपको बताऊं, आपने देखा हो, आप कुछ भी पढ़ो यार, कुछ भी पढ़ो, आप 1-2-3 घंटे पढ़ो, मैं गारंटी देता हूं, गारंटी, उसका 60 to 80% आप हैंड टू हैंड भूल जाओगे। ऐसे ही होता है जनरली। आप 1 घंटे पढ़ना, कितने % याद रहेगा आपको? कुछ मेन पॉइंट्स, ऐसी चीजें याद रह जाएंगी। उसका 60 से 80% हैंड टू हैंड भूल जाओगे। रीजन, ये स्टेप्स में से ना मन सेट था, ना ब्रेन सेट था, ना बॉडी सेट थी, ना बायोलॉजिकल क्लॉक सपोर्ट कर रही थी, ना ओरा सपोर्ट कर रहा था, ना सिलेक्शन था, ना सर्वे था, ना स्ट्रक्चर था, कुछ नहीं था। इसलिए वो 60% आप साथ इस तरीके से आप याद करोगे चीज़ों को, तो 90% आपको चीज़ें याद रहेंगी। और वो चीज़ें 100% भी हो सकती है अगर आप पूरी तरीके से अगर इसको इम्प्लीमेंट कर गए तो हमने 5S कंप्लीट कर लिया। उसके बाद आता है 5Q। 5Q एक ही स्टेप है। 5Q का मतलब होता है क्वेश्चनिंग।
क्वेश्चनिंग क्वेश्चनिंग। यहाँ भी देखो गलत चीजें क्या हो रही है कि चैप्टर पहले हमने समझ लिया, उसके बाद क्या आते पीछे आते क्वेश्चंस, मतलब चैप्टर पढ़ने के बाद हम क्वेश्चंस के आंसर देते हैं। अब एक चीज बताओ, क्या हम गाड़ी खरीदने के बाद में ये पूछते हैं कि कौन सी गाड़ी खरीदनी है, कौन सा मॉडल लेना है? नहीं, पहले पूछना है ना ये चीजें। आप बताओ ना, आपको कोई भी चीज खरीदनी है, आपको मोबाइल खरीदना है, मोबाइल खरीद, क्या आप घर पे लेने के बाद में घर पे ले आए उसको और उसके बाद में उसके बारे में रिसर्च कर रहे हैं? रिसर्च पहले होती है, रिसर्च तो पहले होती है, चीजों की रिसर्च पहले होती है ना। तो मैं वही कह रहा था कि क्योंकि रिसर्च से क्यूरियोसिटी बनती है। जो चैप्टर आप पढ़ रहे हो तो वजह तो होनी चाहिए ना पढ़ने की कि मैं क्यों पढ़ूं इसको। एक तो वजह हो गई कि मुझे अपना गोल अचीव करना है, गोल अचीव करना है, लेकिन इसमें इंटरेस्ट कैसे बनेगा, इस चैप्टर में इंटरेस्ट कैसे बनेगा? इस चैप्टर में इंटरेस्ट तब बनेगा जब हम अपने क्वेश्चंस पूछेंगे। क्वेश्चंस क्या कि देखो अब तक हमने कुछ चीजों का आइडिया लग गया है, कैसे हमने सिलेक्शन में देख लिया था इतने पेजेस हैं। दूसरा, हमने सर्वे के दौरान इस चैप्टर की सारी चीजें ही तो देख ली, सब कुछ देख लिया हमने कि इस चैप्टर में मेन मेन ये चीजें हैं। उसका स्ट्रक्चर भी बना लिया, उस स्ट्रक्चर को हमने याद भी कर लिया। तो मतलब हम अपने आप से क्वेश्चन कर सकते हैं कि यार ये जो चैप्टर था क्या हमने पिछली क्लास में पढ़ा था क्या इससे रिलेटेड? तो कोई भी चीज आप लेते हैं, चाहे आप छोटे से छोटा मोबाइल ले या आप गाड़ी ले या कुछ भी ले, रिसर्च आप पहले करते हैं, उसके बाद में वो चीज लेते हैं। तो क्वेश्चनिंग का स्टेप यही कहता है कि जो आप चैप्टर पढ़ना चाह रहे हैं उसकी थोड़ी सी रिसर्च कर तो ले, अपने लेवल पे कर ले, अपने लेवल पे कि क्या इससे रिलेटेड कोई चीज मैंने पहले कभी पढ़ी है, सुना है, पढ़ा है, कुछ किया। हाँ। ऐसा तो होता नहीं कि वो सिलेबस बिल्कुल ब्रांड न्यू होता है। कोई भी आप जिस भी क्लास में आप पढ़ रहे हो तो पिछली क्लास से रिलेटेड ही तो चीजें होती है ना। तो अपने आप को क्वेश्चन करो ना कि हाँ इससे रिलेटेड कुछ पढ़ा है, किसी बुक में पढ़ा है, किसी मैगजीन में पढ़ा है, कहीं सुना है, कहीं देखा है। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चंस बनाओ अपनी मर्जी से। इस चैप्टर में क्या हो सकता है, अच्छा जो मैंने ये स्ट्रक्चर बनाया था इसमें ये टाइटल था, इस टाइटल से रिलेटेड अच्छा ये क्वेश्चन बन सकता है, इस पॉइंट से रिलेटेड ये क्वेश्चन बन सकता है। अपने क्वेश्चंस बना लीजिए जितने बना सकते हैं मैक्सिमम। ठीक है, वो 10 15 20 क्वेश्चन बन गए आपके, क्वेश्चनिंग हो गई। रिसर्च आपने पहले कर ली, भले ही उस रिसर्च के कोई हाथ पैर ना हो, लेकिन आपने क्वेश्चंस तो बना लिए। अब आपको मोटिवेशन मिल गया, अब वो क्यूरियोसिटी है आपको क्यों पढ़ना है, क्योंकि आपको अपने क्वेश्चंस के आंसर चाहिए। अब आप जो चैप्टर पढ़ेंगे ना वो चैप्टर पढ़ने के लिए नहीं पढ़ रहे, अब आपने जो इतनी मेहनत से क्वेश्चंस बनाए हैं अब आपको उनके आंसर जाने इसलिए आप पढ़ रहे हैं, अब जिज्ञासा के लिए पढ़ रहे हैं। हाँ, अब इंटरेस्ट यहाँ से बनेगा, क्वेश्चनिंग से इंटरेस्ट बनता है, रिसर्च से इंटरेस्ट बनता है कि मुझे अब अपने सवालों का जवाब चाहिए, है ना। हम कहते हैं ना चैप्टर में इंटरेस्ट कैसे बनता है, क्वेश्चनिंग से बनता है। क्वेश्चनिंग होने के बाद में अब हमारे 5 एस कंप्लीट, 5 क्यू भी, क्यू मतलब क्वेश्चनिंग, जो पूछ सकते हैं, व्हाट, वेयर, व्हेन, हाउ, व्हाई, जैसे भी पूछ सकते हैं। अब बात करते हैं रीड। यहाँ पे मतलब रीड यहाँ होता है, जो चीजें हम रीडिंग से शुरू करते हैं, मतलब कितने सारे स्टेप्स थे और सारे के सारे साइंटिफिक थे। अब आती है रीडिंग, यहाँ से आती है। ठीक है सारी चीजों की स्ट्रक्चर वगैरह हो गए, सारी चीजें, क्वेश्चनिंग भी होगी, क्वेश्चन तैयार है सामने, अब मुझे रीडिंग करनी है कि ठीक है अपने क्वेश्चन का आंसर जाना। अब रीड कर रहा हूँ, रीड तो मैं पैराग्राफ ही करूंगा, एक पैराग्राफ, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा। जब भी हम किसी भी पैराग्राफ को रीड करें, किसी भी पैराग्राफ को रीड करें, उसमें 3 चीजें करें। एक करें स्कैन, एक करें स्कीम, एक करें स्टडी। एक होता स्कैन रीड, एक होता स्कीम रीड, एक होता स्टडी रीड। उस पैराग्राफ में सबसे पहले उसको स्कैन कर लें, उस पैराग्राफ को स्कैन कर ले, पहली 1 या 2 लाइन पढ़ के। उस स्कैनिंग में आपको उस पैराग्राफ का वट पता लग जाएगा। मतलब इस सिस्टम में, विवेकानंद सिस्टम में ये भी होता है कि आपको पढ़ना कैसे, याद करना तो है ही है, पढ़ना भी कैसे ये भी पता चल रहा है कि सबसे पहले उस पैराग्राफ का उसको स्कैन कीजिए, पहली 2 लाइनें या लास्ट की 2 लाइनें, उस पैराग्राफ का वट निकाल लीजिए कि जो राइटर है, जो ऑथर कहना क्या चाह रहा है, वट सब क्या उस पैराग्राफ का। स्कैन किया, स्कैन में क्या किया, सिर्फ आपने 1 या 2 लाइनें पढ़ी, बस उसी से आपको आइडिया लग गया, अच्छा ये है, इसका वट ये है, इसमें मतलब राइटर कहना ये चाह रहा है। उसके बाद उस पैराग्राफ की स्कीम कर लीजिए, स्कीम का मतलब है उसके फैक्ट्स निकाल लीजिए, हु, वेयर, व्हेन, है ना, क्या क्या फैक्ट्स हैं। और वो फैक्ट्स आपने सर्वे के दौरान आपने अंडरलाइन कर रखे, सर्वे जब किया था तो आपने अंडरलाइन कर रखे थे, तो उनको फैक्ट्स को देख लीजिए, अच्छा इस पैराग्राफ में ये फैक्ट है, ये फैक्ट है, ये फैक्ट है, ये फैक्ट है, ठीक है।
आपका व्हाट क्लियर, आपके फैक्ट्स क्लियर, और जो थर्ड रीड होते हैं उसको बोलते हैं स्टडी रीड। अब एक बार के लिए इसको समझने के लिए वर्ड टू वर्ड और लाइन टू लाइन पढ़ लीजिए। आपने एक पैराग्राफ पे 3 रीडिंग कर दी और वो रीडिंग एक साथ ही हो जाती है, मतलब टाइम नहीं लग रहा। स्कैन सिर्फ 1 मिनट में होता है, स्कीम सिर्फ 1 मिनट में होता है, स्टडी जैसे आप करते उतना ही टाइम लगता है, ठीक है। लेकिन एक पैराग्राफ को उतनी टाइमिंग में आपने 3 बार देख लिया। अब उस पैराग्राफ की आपकी 3 चीजें पता है, अब आपको उसका वट भी पता है, अब उस पैराग्राफ के आपको फैक्ट्स भी पता है, अब उस पैराग्राफ का आपको हाउ एंड वाई भी पता है, क्यों हुआ कैसे हुआ, तीनों चीजें क्लियर है उस पैराग्राफ। एक पैराग्राफ को ऐसे पढ़ा जाता है, उसका वट निकालो, उसके फैक्ट्स निकालो और उसके हाउ एंड वाई निकालो, ताकि निचोड़ दिया अब आपने, वो सब कुछ पता चल गया, ठीक। ये था रीड का स्टेप। हम सीधी एक ही रीड करते हैं, हम सीधा रीडिंग करते हैं, कोई स्कैन रीड नहीं, कोई स्कीम रीड नहीं, बस एक रीड करते हैं और करते चले जाते हैं, करते है ना, जंप, एक पैराग्राफ फिर दूसरा फिर तीसरा फिर चौथा, कभी भी ऐसा नहीं। 5SQR हो गया। हाँ, अब हमारे पास एक बचता है T। नहीं, अब R का 5 जो R है ना, 5R का पहला R हुआ है रीड। ओके, 5R का पहला R रीड हो गया हमारा। रीड के बाद होता है रिसाइट, दूसरा R। रिसाइट का मतलब होता है कि जो वर्ड टू वर्ड आप पढ़ रहे हो, जो लाइन टू लाइन पढ़ रहे हो, उसको रिसाइट करना, बोलना, जैसे आप करते हो। स्कैन में नहीं बोलना, स्कैन में 1-2 लाइनें देखी, वट निकाला, मन मन में देख लिया कि ठीक है। स्कीम में भी नहीं बोलना, स्कीम में भी वो फैक्ट्स देख ली, ठीक है। जब आप वर्ड टू वर्ड कर रहे हैं, लाइन टू लाइन कर रहे हैं, तब उसको रिसाइट करना, उसको बोलना है, उसको बोलना, ठीक है। ये रिसाइट का स्टेप था कि जब आप पैराग्राफ कर रहे हो तो आपने वट किया, चुपचाप किया, फैक्ट्स पकड़े, चुपचाप किए, लेकिन आपने हाउ एंड वाई को रिसाइट किया, ठीक है, बोला आपने, क्योंकि आप बोलोगे तो आप सुनोगे भी। रिसाइट के बाद आता है रिफ्लेक्ट। रिफ्लेक्ट कहता है रुक जाओ भाई, आपने एक पैराग्राफ पढ़ लिया, अच्छे से समझ लिया, अब रुक जाओ। रिफ्लेक्ट का मतलब होता है कि एक पाथ, इसको बोलते हैं रिट्रीवल पाथ, कि जो आपने पढ़ा है वो आपने ब्रेन में दे दिया, आपने ब्रेन को बता दिया इस पैराग्राफ का वट ये था, इसके फैक्ट्स ये थे, इसका हाउ एंड वाई ये था, ये आपने ब्रेन को तो दे दिया। लेकिन जो रिफ्लेक्शन का जो प्रोसेस है वो कहता है कि अब ब्रेन से एक बार सेंसेस पे और ले लो, इसको इनपुट दे दिया, आउटपुट और ले लो। मतलब दूसरे पैराग्राफ पे जंप करने से पहले इस पैराग्राफ का रिफ्लेक्शन होना चाहिए। कैसे मतलब आपने वो पैराग्राफ पढ़ लिया, अब आपका मन क्या आएगा दूसरे पैराग्राफ पे जाने, उस पे जाने से पहले आप क्या करोगे, यार मैं एक बार ये देख लेता हूँ कि मैंने अभी क्या पढ़ा है, जिसको हम रिवीजन कहते हैं। इस पैराग्राफ में क्या था, अच्छा वट ये था। अब आप ब्रेन से क्वेश्चन पूछ रहे हो, हाँ, और ब्रेन उसका आंसर दे रहा है, यानी कि वो रिट्रीवल पाथ, इनपुट आउटपुट हो रहा है ना। पहले आपने इनपुट किया, अब आप आउटपुट दे रहे हैं। तो अच्छा वट ये था, अच्छा इसमें फैक्ट्स क्या क्या थे, इसमें ये फैक्ट्स थे, ठीक है। अच्छा इसका हाउ एंड वाई क्या था, वर्ड टू वर्ड, लाइन टू लाइन, हमने क्या कॉन्सेप्ट क्या था, ठीक है। तो वो जिस तरीके से आपने उसको याद किया, उसी तरीके से आप वो आंसर कर, रिफ्लेक्ट कर रहे। अब वो रिफ्लेक्ट बोलकर भी हो सकता है, वो लिखकर भी हो सकता है कि इसका वट ये था, इसमें फैक्ट्स ये थे, या इसका कॉन्सेप्ट ये था। लेकिन रिफ्लेक्शन करना है, जब पैराग्राफ पढ़ो उसका रिफ्लेक्शन करो, फिर दूसरे पैराग्राफ पे जाओ। आप समझ गए, ठीक है। और इस तरीके से एक एक पैराग्राफ को पढ़ना है। रीड, रिसाइट, रिफ्लेक्ट हो गया कि एक पैराग्राफ पढ़ा, उसी में रिसाइटेशन का प्रोसेस किया, उसी में रिफ्लेक्शन का प्रोसेस किया, फिर दूसरे पैराग्राफ पे आए, ऐसे करते करते पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया, ठीक है, चैप्टर कंप्लीट है। उसके बाद आता है रिकॉर्ड का मतलब होता है रिकॉर्ड करना, उस चीज को रिकॉर्ड करने का मतलब नोट्स बनाना। हम पूरे साल क्या करते हैं, हमारे सामने जितने भी बुक्स होती हैं हम उनके नोट्स बनाते रहते हैं, और जब एग्जाम आते हैं ना तो उतनी ही बुक्स हमें और दिखती हैं। मतलब नोट्स बनाते बनाते हमने इतने नोट्स बना दिए, मतलब बुक टाइप से। तो इस तरीके से आपको रीड करते हुए और तो रीड हमने स्टेप देखा, रीड का, रिसाइट का और रिफ्लेक्शन का, और हम अपने चैप्टर को कंप्लीट कर गए। अब चैप्टर कंप्लीट होने के बाद क्या, उसके बाद होता है रिकॉर्ड करना मतलब नोट्स बनाना। तो जनरली जो बच्चे नोट्स बनाते हैं वो पूरे साल पढ़ते हैं, पूरे साल पढ़ते पढ़ते जब एग्जाम आता है तो मतलब वो नोट्स इतने ज्यादा हो जाते हैं कि हम उनकी रिवीजन नहीं कर पाते, क्योंकि नोट्स मतलब वो जितनी बुक थी इतने ही नोट्स आपको रेडी है। कभी भी ऐसे नोट्स नहीं बनाए, लीनियर नोट्स कभी नहीं बनते। नोट्स बनते हैं, मैं आपको बताऊं, एक बड़े से बड़े चैप्टर के नोट्स 1 पेज में बन सकते हैं।
एक पेज में एक चैप्टर आ सकता है, और कई बार तो हमने ऐसा भी ट्राई किया है कि पूरी की पूरी जो बुक है वो 2-3 पेज के अंदर ही नोट्स में इंक्लूड हो जाते हैं। 2-3 पेज में पूरी बुक कंप्लीट है। तो नोट्स बनाइए, मतलब जब आपने उसको पूरा का पूरा अच्छे से समझ लिया है, अब आपको ये पता है कि इसमें से इंपॉर्टेंट क्या है। समझने के बाद पता चल गया। उसके बाद में नोट्स बनाने, नोट्स कैसे बनाने हैं, मैं बहुत सारे आपको वो वीडियोज के लिंक दे दूंगा। माइंड मैप, ठीक माइंड है, मैप टाइप से हम होते इसे हैं। वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लगा देंगे। हाँ, माइंड मैपिंग होती है। माइंड मैपिंग क्या होती है, वैसे अगर हम माइंड मैप की तरह नोट्स बनाते तो उनको ब्रेन बहुत जल्दी एक्सेप्ट कर लेता है, बहुत जल्दी अपने अंदर स्टोर कर लेता है, और बहुत खूबसूरती से स्टोर रखता है, और टाइम पे बहुत जल्दी हम उसको रिकॉल कर सकते हैं। इसको माइंड मैप बोल लो या इसको स्पाइडर नोट्स कह लो। स्पाइडर देखिए, मकड़ी जो होती है। नोट्स में क्या होता है कि नोट्स में जो क्वेश्चन का आंसर वो एज इट इज नहीं लिखना होता है। आप ये देखोगे उस आंसर में 90% तो ग्रामर है, इज एम आर वाज वर। राइट, एडजेक्टिव एडवर्ब लगा के सब आप वही लिख रहे हो। वो सब कुछ क्यों याद कर रहे हो आप मेन वर्ड्स या आंसर तो आप फॉर्म कर ही दोगे, आंसर तो अपने आप बना ही लोगे अगर आपको मेन चीज पता है कि भाई ये मेन वर्ड्स है, ये कीवर्ड्स है, ये कॉन्सेप्ट है। इजम और वाज, वो ग्रामर तो हमें इतने साल हो गए आती ही है ना, तो वो ग्रामर क्यों याद कर रहे हैं हम, और वो नोट्स में क्यों हम कितना टाइम वेस्ट कर रहे हैं और कितने एफर्ट्स मार रहे हैं। तो हमें क्या करना है, नोट्स में सिर्फ और सिर्फ हमें ये देखना है कि इंपॉर्टेंट वो कीवर्ड्स कौन से, मेन वर्ड्स कौन से, वो सारे के सारे हमें सुंदर सुंदर 3-4 तरीके के पेन लेके, क्योंकि ब्रेन को कलर अट्रैक्ट करते हैं अलग अलग, कोई ग्रीन है, रेड है, ब्लैक है, इस तरीके के कलर से, है ना, पेन लेके अपना एक सेंटर में अपना चैप्टर का नाम, ये चैप्टर का नाम है, इसमें वो सारी चीजें, इस तरीके से एक पेज में नोट्स बनाने, डिफरेंट डिफरेंट कलर का सुंदर सुंदर, एक पेज में आपका पूरी बुक का नोट आना। जरा सोचो, जब वो एक पेज में आ गए वो नोट्स, तो एग्जाम टाइम तक उस बुक के, अगर उसमें 12 चैप्टर है तो 12 ही तो पेज बने, 15 चैप्टर 15 ही तो पेज बने। अब 15 पेज को रिवाइज करना कौन सा मुश्किल काम है, इजीली रिवाइज हो जाएंगे, और वो नोट्स आपके ब्रेन में छपे भी रहेंगे। और एग्जाम टाइम पे हम ऐसे नोट्स को बहुत जल्दी रिवाइज कर पाएंगे, क्योंकि सिर्फ मेन कीवर्ड्स है, ग्रामर तो है ही नहीं। अब जो इस रिकॉर्ड के बाद जो इस सेगमेंट का जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है रिव्यू। रिव्यू मतलब दोबारा से देखना। रिवीजन मतलब दोबारा से देखना। हम एक्चुअली है ना रिवीजन नहीं करते हैं, हम रीडिंग करते हैं। रीडिंग मतलब आज अगर हमने, अच्छा, रीडिंग अलग है, रिवीजन से अलग है। मैं बताता हूँ कैसे। आज हमने कोई चीज याद की, हमें उसको याद करने में लगी 30 मिनट, फिर हम 1 महीने में फिर से उसका रिवीजन कर रहे हैं। हम रिवीजन कर रहे हैं, कितना टाइम लग रहा है? कोई भी चीज रिवाइज किया, फिर से हमने पढ़ लिया उसको। मतलब आज जो मैंने किया उसको हम, क्योंकि आज तो रिवीजन करेंगे नहीं, ना 2 दिन में करेंगे, ना 10 दिन में करेंगे, उसका रिवीजन करेंगे महीने 2 महीने के बाद जाके करेंगे कि यार पहले पढ़ा था। जितना टाइम मैंने उसको रीडिंग में लिया था उतना ही टाइम रिवीजन भी लेगी, क्योंकि रिवीजन नहीं है वो रीडिंग है। मैं बताता हूँ कैसे। देखो, जो चीज मैंने आज पढ़ी, अगर मैंने उसका रिवीजन आज ही नहीं किया तो फर्स्ट फॉरगेटिंग साइकिल शुरू हो जाता है, भूलने का पहला चक्कर। मतलब आज जो मैंने पढ़ा, अगर मैंने आज ही उसका रिवीजन नहीं किया तो मैं उसको पहले दिन से ही भूलना शुरू हो जाऊंगा, धीरे धीरे धीरे। फिर अगर मैंने उसको रिवीजन 1 हफ्ते तक नहीं किया तो मैं उसका हाफ भूल चुका हूँगा, जो मैंने पढ़ा था उसका हाफ जा चुका होगा। और अगर मैंने उसका रिवीजन 1 महीने तक नहीं किया तो उसका 90% मैं भूल चुका हूँ जो मैंने पढ़ा था, उसका सिर्फ 10%। और अगर मैंने 2 महीने उसका रिवीजन नहीं किया कंप्लीट, जितना टाइम मैंने पहले लगाया था उतना ही टाइम। यही तो होता, पूरे साल बच्चे पढ़ते, पूरे साल रिवीजन करते रहते हैं और तब भी याद नहीं होता। लास्ट मोमेंट तक बच्चा रिवीजन करता रहता है, एग्जाम के लास्ट 5 मिनट भी बच गए तब भी रिवीजन करता रहता है कि यार भूल ना जाओ। मतलब स्टार्टिंग से लेकर अब तक रिवीजन क्यों, आज मैंने पढ़ा है उसकी रिवीजन होगी 2 महीने के बाद, 2 महीने तक वो साफ है। इसलिए साइंटिफिक रिवीजन प्लान को फॉलो करना चाहिए। वो क्या कहता है, जो आज पढ़ा उसका रिवीजन आज ही कर लो। ठीक है, अगर मैंने उसका रिवीजन आज ही कर लिया तो वो अगले 7 दिन तक मेरे ब्रेन में 80-90% रहेगा। ठीक है, ठीक है। उसके बाद सेकंड रिवीजन करो वीकली। उसका वीकली मैं बताऊंगा कैसे, वीकली रिवीजन कर लो। अगर मैंने उसका वीकली भी रिवीजन कर लिया तो वो इन्फॉर्मेशन अगले 1 महीने तक मेरे ब्रेन में स्टोर रहेगी। फिर तीसरा रिवीजन करो, मंथली रिवीजन। अगर मैंने मंथली रिवीजन उसका कर लिया तो वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में शिफ्ट हो जाएगी। फिर हम 2-3 महीने के बाद उसका रिवीजन करते रहेंगे
तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी कि एक चीज के 3 रिवीजन जरूरी है, स्टेप बाय स्टेप, इमीडिएटली एक सेम डे, विद इन 24 आवर्स, विद इन 1 वीक, विद इन 1 मंथ। अब रिवीजन का जो बेस्ट टाइमिंग होता है वो क्या होता है? रिवीजन का बेस्ट टाइमिंग होता है सोने से 2 घंटे पहले या 1 घंटे पहले अपना रिवीजन आवर बना लो। ऐसा नहीं होता, हम यहाँ भी उल्टा करते हैं, हम रिवीजन सुबह करते हैं और लर्निंग रात को करते हैं। होता है ना, करते हैं ना, करते हैं कई लोग, ये उल्टा ऐसा ही है। होता है। देखो पता है क्या होता है, रात को आप थक चुके हैं, मतलब आप पूरे दिन पढ़ के घूम के फिर के सारी चीजें करके, अब रात को जब उस टाइम पे आपके ब्रेन में और आप में उतनी एनर्जी नहीं है, सिर्फ इतनी एनर्जी बचती है कि जो चीजें हमने पढ़ी उसका रिवीजन हो जाए। रिवीजन में एफर्ट्स नहीं लगते, वो तो हमने पढ़ लिया था, सिर्फ उसका रिवीजन करना है। और सुबह सुबह हमेशा क्या होना चाहिए, सुबह सुबह ब्रेन बिल्कुल आप फ्रेश हो, आपने मेडिटेशन किया, थोड़ी एक्सरसाइज किया, फ्रेश हो, सुबह नई लर्निंग करो और रात को रिवीजन। इसलिए रात का 1 घंटा अपना रिवीजन आवर बना लो कि डेली जो भी पढ़ा है इस टाइम पे मुझे उसका रिवीजन करना है। ठीक है, डेली का 1 आवर बना लो, कोई भी शाम के टाइम का। ठीक है। ऐसे ही मंडे से लेकर सैटरडे तक न्यू लर्निंग करते रहो, लेकिन जो संडे का दिन है उसको रिवीजन डे बनाओ कि मंडे से लेकर सैटरडे तक जो भी मैंने पढ़ा है इन सब का रिवीजन मैं कब करूंगा? संडे को। संडे को मैं कुछ नया नहीं पढ़ूंगा, संडे को सिर्फ रिवीजन। जितनी इंपॉर्टेंट लर्निंग है उतनी ही इंपॉर्टेंट रिवीजन भी तो है। रिवीजन ही तो उस चीज को याद रखेगी ना। तो संडे, ऐसे ही मंथली जो होता है, लास्ट संडे जो होता है, पूरे महीने में मैंने क्या पढ़ा उसका रिवीजन मैं लास्ट संडे कर लूंगा। ठीक है, तो डेली का 1 घंटा और वीकली संडे और लास्ट मंथ का लास्ट संडे। ठीक है, तो हमने 3 रिवीजन कर दिए, उसके बाद हम उस इंफॉर्मेशन को कभी नहीं भूलेंगे। ये होता है साइंटिफिक रिवीजन प्लान। और एक चीज और बताइए, जो चीज मैंने आज पढ़ी अगर मैं उसका रिवीजन आज ही कर रहा हूँ तो अगर मैंने 1 घंटे में वो चीज याद की है तो 12 मिनट में उसका रिवीजन हो जाएगा। क्यों? आज ही तो पढ़ा है, आज ही तो याद किया और आज ही रिवीजन कर रहा हूँ, तो आज टाइम नहीं लगेगा। जब आज मैंने रिवीजन कर लिया, फर्स्ट रिवीजन कर लिया, तो जो नेक्स्ट रिवीजन होगा जो 12 मिनट में हुआ था वो 10 मिनट में होगा, क्योंकि मैंने फर्स्ट रिवीजन किया था उसका। ओके, टाइम 10 मिनट टाइम कम हो रहा है। जब तीसरा रिवीजन करूंगा हो सकता है वो 8 मिनट में हो जाए। तो ये होता है साइंटिफिक रिवीजन प्लान। अब मैंने आपको मेमोरी के वो 3 प्रिंसिपल भी बता दिए, AIR, जिसपे हमारा ब्रेन काम करता है, जहां से आप वर्ड्स वगैरह कुछ भी याद करोगे। और इस पूरे सिस्टम पे जब आप अपनी किसी भी बुक को डाल दोगे, किसी भी सिलेबस को डाल दोगे, कुछ भी डाल दोगे, वो सब कुछ याद हो जाएगा। क्योंकि इस प्रोसेस में हमने पढ़ाई से पहले क्या करना है वो भी देख लिया, पढ़ना कैसे है वो भी देख लिया, नोट्स कैसे बनाने वो भी देख लिया, रिवीजन कैसे करना। हमारा टी रह गया इसमें, टी रह गया। टी क्या? टी 5SQRT नहीं, 5SQR, टी नहीं है। ओ, टेक्निक का नाम है 5SQR। अच्छा, टेक्निक ओके, टेक्निक और विवेकानंदा सिस्टम। वाओ। तो अगर इस पॉडकास्ट को किसी ने लास्ट तक देख लिया और इस पे कुछ दिन प्रैक्टिस कर ली, वो 20-21 दिन की, एक बार थोड़ा सा प्रैक्टिस करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, एक बार इस पे प्रैक्टिस ले आओ और इस पे प्रैक्टिस करने के बाद स्टडी आपको परेशान नहीं करेगी, किताबें आपकी बेस्ट फ्रेंड बन जाएंगी। मुझे ऐसा लगता है कि ये 5SQR टेक्निक, इसको हार्डली हमको 1 से 2 बार करने में मुश्किल आ सकती है, उसके बाद फिर हमारे ये हैबिट में आ सकता है कि यार जब भी हम पढ़े हमारा ब्रेन ऑटोमेटिकली इस मोड में आ जाएगा कि इस तरीके से पढ़ना है। ये समझाने के लिए स्टेप्स थे, लेकिन जब हम इसको प्रैक्टिकल करेंगे तो इनमें टाइम नहीं लगेगा। हाँ, शुरुआत में अब देखो, आप गाड़ी सीखते हो, जब गाड़ी सीखते हो तो स्टीयरिंग, ब्रेक, क्लच, हर चीज का ध्यान रहता है, हर चीज, है ना। लेकिन जैसे ही आपकी आदत वो सबकॉन्शियस में आ जाता है ऑटोमेटिकली। ऐसे ही ये सिस्टम कुछ दिन के बाद आपके सबकॉन्शियस में आ जाएगा, उसके बाद आप ये फ्लो में होगा ये चीज ना। और अल्टीमेट सिस्टम आपने देखा होगा, हर चीज के पीछे एक साइंस था, एक अप्रोच थी, एक लॉजिक था। हवा में बातें नहीं थी कि कुछ भी बोल दिया। इस सिस्टम में बड़ा दम है और हमारा मतलब कोशिश भी यही है कि इस सिस्टम को, इन टेक्निक्स को जितना जल्दी हो सके हम स्कूल के सिलेबस में इंक्लूड करा दें कि भाई इतनी बुक्स आपने बना तो दी, अब ये तो बताओ इनको याद करें कैसे, इनको समझें कैसे। तो अगर एक सब्जेक्ट ऐसा बन जाए कि हाँ, मान लो विवेकानंद सिस्टम का ही कि भाई ठीक है, इस सिस्टम पे और स्कूल में डेली इस पे प्रैक्टिस होनी शुरू हो जाए, तो कितना अच्छा हो।
इसी वजह से मैंने अपने खुद के स्कूल शुरू किए कि कम से कम हम अपने स्कूल्स आप पढ़ाएं। ये इम्प्लीमेंट करवा रहे हो अपने स्कूल्स में? देखिए मेरे स्कूल में क्या है, बच्चे ज़्यादा छोटे हैं, जैसे प्राइमरी लेवल के बच्चे हैं, ठीक है। तो हम वहाँ तक क्या करा रहे हैं, टेक्निक्स बता रहे हैं, मेमोरी वाली टेक्निक्स, ठीक है। AIR, ये वाली चीज़ें। और इसको बीच बीच में से जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें वो हम बच्चों को करा रहे हैं। लेकिन जैसे ही बच्चा 6th क्लास में जाता है, 6th वाला बच्चा इस चीज़ को, इस पूरे सिस्टम को अडॉप्ट कर सकता है। 6th का बच्चा, 6 से ऊपर की जितनी भी क्लासेज है आराम से, 6 to 10 तो ये बड़ा आसान है बच्चों को, मतलब बच्चे एडमायर कर सकते हैं इसको बहुत जल्दी। लेकिन जैसे ही बच्चे जाएंगे 11th 12th क्लास में या बड़ी क्लासेज में, अब उनको ये लगने लगेगा एक तरीके से, अरे यार ये करना पड़ रहा है, वो करना पड़ रहा है, क्योंकि उनको तो हैबिट है ना, दूसरी हैबिट्स हैं, ठीक है। तो मैं कह रहा हूँ 6 to 10 तो बहुत इजीली बच्चे इस चीज को कैच कर सकते हैं। और बाद में अगर किसी को भी अपनी लाइफ को लेकर अगर कोई सीरियस, अपने करियर को लेकर सीरियस है, तो उसको करना ही चाहिए। सर लास्ट में मैं आपसे बस एक सवाल चाहता हूँ कि आप स्वामी विवेकानंद जी के लाइफ से आपने ये चीज़ निकाल के तो हम हमारे सामने रखी, बहुत सारी हेल्प हो जाएगी, लेकिन कुछ कुछ ऐसी चीज़ जो आपकी स्वामी विवेकानंद जी की बहुत ज़्यादा इफेक्ट हुए आप अपनी लाइफ में उससे, या आपको बहुत मोटिवेशन मिली हो, या फिर आप बहुत एडमायर करते हो इस किसी चीज़ को, नॉट ओनली इन हिज लाइफ, हो सकता है किसी और के जीवन में भी। अगर स्वामी विवेकानंद जी की ही बात करें, तो जिस चीज़ को मैं बहुत ज़्यादा पसंद भी करता हूँ, और जो चीज़ मैंने शायद इस पॉडकास्ट पे बताई भी नहीं, जो अल्टीमेट चीज़ है, जो आपकी मेमोरी के लिए रामबाण का काम कर सकता है, वो चीज़ है जो स्वामी विवेकानंद जी भी करते थे, स्वामी दयानंद जी भी करते थे, लाला हरदयाल जी भी करते थे, जिनकी भी मेमोरी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, उन्होंने सबने की, वो है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य मतलब जो आपका स्पर्म होता है, जो वीर्य होता है ना, ये ताकत होती है। मतलब आपके शरीर में सिर्फ अगर कोई कोई वस्तु, अगर कोई जीवित है ना, वो यही होता है जो इंसान पैदा कर रही है, ठीक है। तो अगर बच्चों को हम ये भी नॉलेज दे पाए, मतलब थोड़ा सा उनको कि संयम से अगर वो रह जाए, तो एक जो ब्रह्मचारी होता है ना, जैसे स्वामी विवेकानंद जी की सबसे बड़ी खूबी क्या थी, मतलब उनको चीजें इतनी जल्दी याद कैसे होती थी, क्योंकि ब्रह्मचर्य का पालन करते थे। तो इस सिस्टम का जो रामबाण, मतलब इस सिस्टम के साथ में अगर कोई ब्रह्मचर्य का पालन कर लेगा, कोई संयम से रह जाएगा, तो वो तो फिर अल्टीमेट, और मैं उस चीज को मानता भी हूँ और मैं उस चीज का पालन भी करता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर दिस अमेजिंग विजडम सर। मतलब मुझे ऐसा लग, ये फील मैंने कहीं और नहीं किया, इट वाज मास्टर क्लास फॉर मी एज वेल। मतलब सारे पॉडकास्ट में कोशिश करता हूँ कि मैं ये कैमरा भूल जाऊं और सिर्फ गेस्ट से इस तरीके से बात हो कि बस वो और मैं, और अक्सर होता भी ऐसा ही है कि हर पॉडकास्ट एक मास्टर क्लास फील होता है मुझे अपने लिए। और मैं कोशिश करता हूँ कि वही चीज़ जो कैमरे के उस पार हमारे दर्शक हमें देख रहे हैं, जो सुन रहे हैं, उनको भी ये ऐसा ही फील हो। और आज का पॉडकास्ट शुरू हुआ था आपकी जर्नी से शुरू हमने किया, लेकिन हमने ये SQRT टेक्निक जो हमने पढ़ा है आज, मुझे ऐसा लगता है कि इससे नॉट ओनली बच्चे, क्योंकि मैं देख पा रहा हूँ कि ये मुझे भी बहुत हेल्पफुल होगा, राइट। मैं जब भी कभी कुछ बुक्स वगैरह पढ़ रहा होता हूँ, अब मैं आज से इम्प्लीमेंट करूंगा ये टेक्निक्स, क्योंकि ये प्रॉब्लम मुझे भी आती है, 90% 80% ही चीजें आप लेकर याद आती हो, और धीरे 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 जब आप उसको रिवाइज नहीं, क्योंकि नॉवेल आप रिवाइज ही नहीं करते बैठ के, सिलेबस की किताबें तो दोबारा फिर खोल लेते हो, लेकिन एक बार जो बुक पढ़ ली दिमाग को लगता है कि वो हमने पढ़ लिया, और दोबारा हम उसको देखते नहीं। लेकिन जब आप बाद में रिकॉल करते हो उसको, तो आपके दिमाग से चीजें निकल गई होती हैं, लेकिन आपने तो किताब पढ़ ली थी। तो मुझे लगता है कि अब मैं ये टेक्निक फॉलो करूंगा, और मैं ये चाहता हूँ कि जितने लोग ये देख रहे हैं, प्लीज वॉच दिस मास्टर क्लास। एंड मैं ये डिस्क्लेमर स्टार्टिंग में ही लगा दूंगा कि जिसने भी ये पूरी चीज देख ली, हालांकि आपसे बात करने के लिए बहुत कुछ है, बहुत कुछ ऐसा है जो मैंने अभी तक छुआ नहीं, बहुत कुछ ऐसा है जो अनसुना रह गया है या अनसुलझा रह गया है, वो आपसे मैं जरूर बात करूंगा। इस कड़ी को हम आगे बढ़ाएंगे। एक बार जो लोगों के कुछ सवाल भी आएंगे इसमें, हम उसको भी लेकर आगे आएंगे, एंड डेफिनेटली आपके साथ एक बार और नए एपिसोड में जुड़ना चाहूंगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू सर फॉर कमिंग हियर। थैंक यू सो मच आशुतोष भाई, मुझे इनवाइट किया और हमने बहुत सारी बातें की, और मैं उम्मीद करता हूँ कि जो भी इस पॉडकास्ट को देखें और अगर इस सिस्टम को अपने जीवन में अपना ले, तो जैसे मेरी लाइफ में बहुत बड़ा चेंज आया, आप सबकी लाइफ में भी चेंज जरूर आएगा। और थैंक यू सो मच, मतलब मजा आया बहुत ज्यादा। सर एक चीज कहते हैं ना, पूत के पैर पालने में दिख जाते हैं। लोग अक्सर ऐसा कह के ना बच्चों को बहुत प्रताड़ित करते हैं, के लिए उनको ना बहुत चैलेंज कर देते हैं या उनको डिमोरलाइज करते हैं, ये बोलकर कि अगर मान लो कोई शुरुआती दौर में अच्छा नहीं है
तो उसको पूरा जीवन उसका क्वेश्चन मार्क लगा देना कि यार तुम तो नहीं कर पाओगे, तुमसे तो नहीं होगा। लेकिन आपने इसको डिबंक किया, आपने इसको तोड़ा, इसलिए आप सच में एक रोल मॉडल बन जाते हैं उन सभी बच्चों के लिए ये जिनको समाज ने धुतकार दिया या फिर उनके घर वालों ने उनसे सवाल करना शुरू कर दिया कि यार तू क्या करेगा। ये बात तब भी आई थी कि जैसे कौटिल्य के केस में क्या हुआ था कि वो छोटा बच्चा था और उनको गॉड गिफ्टेड बोला गया, है ना, गॉड गिफ्टेड है, गॉड गिफ्टेड है। तो मैंने मीडिया से पूछा कौटिल्य गॉड गिफ्टेड है, मैं क्या हूँ? बोला आप भी गॉड गिफ्टेड हो? मैं नहीं, मैं 10th क्लास में 33 अंक से पास हुआ था और 12th क्लास में 2 बार फेलियर का टैग लगवा चुका हूँ, ठीक है, उसके बाद मैंने चीजें की। तो ये जो कहावत है पूत के पैर, वो अच्छी है, कहावतें ठीक है, ठीक है, लेकिन दूसरी बात भी उतनी ही सच है कि लाइफ में जो चैलेंजेस आते हैं या जो स्ट्रगल आता है या जो कोई ऐसा चीजें जैसे मेरी लाइफ में आया कि वो चीजें भी आपको बदल डाल दी, ठीक है। तो अगर, तो मैं बस यही, मेरा मैसेज भी यही है कि अगर बच्चा यार फेल कहीं हो भी रहा है तो अगर पेरेंट्स उसके साथ में खड़े हो जाएं तो बहुत कुछ चेंज किया जा सकता है, बहुत आगे बढ़ा जा सकता है। जैसे मेरे केस में हुआ, एक फेलियर के बावजूद मेरे पेरेंट्स ने मुझे सपोर्ट किया, मेरे साथ स्टैंड लिया और आज मैं कर गया। अगर आपका बच्चा किसी भी वजह से फेलियर झेल रहा है, बस एक बार उसके साथ खड़े हो जाओ कि हम आपके साथ हैं, हो सकता है वो भी इतिहास रच दे। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच।